हो गया ना सर स्टार्ट? मैसेज मिला होगा। हेलो। यस। ओके सर। अच्छा देखो, तो फिर अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इकोनॉमिक्स क्लास है और हम लोग यहाँ पर इकोनॉमिक्स में ए टू जेड ओवरव्यू में बात कर रहे थे। यस ना? तो ए टू जेड ओवरव्यू में हम लोग ऑलरेडी डिमांड के बारे में डिस्कशंस करना चालू कर चुके थे। और मुझे जितना याद आ रहा है, मैंने आप लोगों को लास्ट वीक के क्लास में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बता रहा था। और वो भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना तरह का होता है, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, फिर उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, मतलब अलग अलग जो इलास्टिसिटी होता है, मोर देन इलास्टिक, लेस देन इलास्टिक, फिर आपका इनफाइनाइट लेवल ऑफ इलास्टिसिटी या फिर जीरो इलास्टिसिटी। फिर उसको इलास्टिसिटी मेजर करने का जो पॉपुलर तरीका है, जैसे कि प्रेशर पॉइंट पे इलास्टिसिटी मेजर करना। प्रेशर पॉइंट इन द सेंस जिसको हम लोग आर्क इलास्टिसिटी बोलते हैं। या फिर अगर और एक मेथड था जिसको मैंने ह्यूमन बॉडी के साथ कंपेयर किया था, याद है सर? क्या नाम है उसका? इलास्टिसिटी मेजर करने का, किसी प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करने का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीका था। जियोमेट्रिक मेथड भी बोलते हैं उसको। और क्या नाम से बोला जाता है? किसी को भी याद नहीं आ रहा है क्या? अगर याद आए तो जरूर बताएं सर। किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड को एनालिसिस करने के लिए, उसका इलास्टिसिटी को एनालिसिस करने के लिए दो फेमस मेथड है, एक आर्क मेथड और एक, बोलो। हाँ रवि, क्या होगा? शुभजीत, दरित्री, एनीवन, असीमा? क्या मेथड है सर? पॉइंट इलास्टिसिटी, आई थिंक। पॉइंट इलास्टिसिटी, थैंक यू सर। पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड मतलब जब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट में डिटरमाइन करें, है ना? देयर आर वैराइटीज ऑफ पॉइंट इन द इलास्टिसिटी कर्व। डिमांड कर्व का अलग अलग पॉइंट होता है ना? सेंट्रल पॉइंट से मेजर कर सकते हो, डाउन पॉइंट से मेजर कर सकते हो। तो जब हम लोग अलग अलग पॉइंट से मेजरमेंट करते हैं तो हमें अलग इलास्टिसिटी मिलता है, अलग अलग इलास्टिसिटी, और इसको हम लोग पॉइंट इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो क्विक रिविजन्स में, मतलब क्विक ओवरव्यू में मैंने आप लोगों को लास्ट वीक ये सब डिस्कशंस किया था। चलो ठीक है, आज कुछ नया मतलब न्यू डिस्कशंस करेंगे, कोई दूसरा टॉपिक में। मैं ए टू जेड ओवरव्यू में, ये ए टू जेड चल रहा है, मतलब यहाँ पर मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड वे में चल रहा हूँ, लेकिन जैसे ये थोड़ा सा कंप्लीट हो जाएगा ना ए टू जेड कॉन्सेप्ट, फिर मैं फिर से थोड़ा स्लो हो जाऊंगा और फिर मैं डिटेल्स डिस्कशंस करूंगा। ठीक है? मतलब ये भी काफी होता है, लेकिन फिर भी जैसे ही थोड़ा सा मैं ए टू जेड का कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ रहा हूँ, बट नेक्स्ट वीक से मोस्ट प्रोबेबली मैं थोड़ा धीरे धीरे हो जाऊंगा सर। ठीक है? तभी चल रहा है तो चलने दो ए टू जेड कॉन्सेप्ट में। अच्छा, असीमा को बोलूंगा, एक पूछूंगा सर। असीमा, बैकअप लेक्चर्स कर चुके थे जो मिस था? ए टू जेड का पहला दो लेक्चर्स हो चुका है? कर चुकी हूँ सर। ओके सर, समझ में आया? आया कि नहीं आया? हाँ सर, आया। अच्छा ठीक है, कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप करना सर। ठीक है? अच्छा यस सर। ठीक है सर। चलो स्क्रीन शेयर करते हैं। सुबीर एंड शिवास, गुड इवनिंग। शिवास तो अभी है ना? हाँ गुड इवनिंग। शिवास एंटर कर रहा था, कहाँ चला गया? स्क्रीन शेयर है कि नहीं? यस सर है। ओके सर ठीक। याद आ रहा है ना सर, ये सब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मैंने लास्ट वीक आपको बताया था। और वो भी मैं आप लोग को एक होमवर्क दिया था, किसी ने मुझे होमवर्क शेयर नहीं किया। मैंने बोला था कि आप लोग ये सब एक कॉपी में, एक अपना जो कॉपी या जो भी है एक पेज में इसको नोट डाउन करें, ग्राफ को प्रैक्टिस करें और मुझे एग्जाम्पल के साथ भेजें कि सर, एग्जाम्पल आप लोगों को मैं बोला था कि रिसर्च करो, सर्वे करो, जो करना है करो, गूगल करना है गूगल करो, जो जहाँ लाइब्रेरी जाना है लाइब्रेरी जाओ, बट थोड़ा मेहनत करके। मैं बोला था कि सर अलग अलग टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी का मुझे एग्जाम्पल शेयर करें।
बोला था ना सर। हाँ, तो थोड़ा ये सब इंतु क्रिएट नहीं होता है क्या आप लोगों को कि चलो सर ने बोला है तो थोड़ा करते हैं। हाँ, अरे थोड़ा खुद से भी अगर इंथुसियाज्म आ जाए ना, पढ़ाई पढ़ाई नहीं सर, खेल लगेगा। ठीक है, नहीं तो पढ़ाई क्या हो जाता है ना, एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है। तो बर्डन नहीं बनाना है, पढ़ाई को थोड़ा सा मजे में लेना है। और थोड़ा हम लोग इंटरनेट सर्फिंग ऐसे भी सबको बड़ा पसंद है सर। आजकल किसी का भी फेस, मतलब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं भी इसी लाइन में भी आऊंगा सर, क्योंकि ज्यादातर लोगों का क्या है, सारा दिन मुंह नीचे क्या कर रहा है, मोबाइल में कुछ कर रहा है। ठीक है, क्या करता है, या तो वीडियो देखता है या तो सर्फिंग करता है। सर्फिंग करने में भी कोई दोष नहीं है, वीडियो देखने में भी दोष नहीं है, बट थोड़ा काम का चीज करे जो आपका प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए। ठीक है, और बीच बीच में थोड़ा अपने आईज को भी थोड़ा शांत रखे। हाँ, ठीक है सर, चलो। तो ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग हो सके तो मुझे ये न्यू ईयर का छुट्टी 2 दिन रहेगा, ठीक है, तो उस छुट्टी में आप लोग जरूर ये मेहनत करें सर। क्या मेहनत करना है, अलग अलग टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी का एग्जाम्पल ढूंढना है कि किस तरह का प्रोडक्ट में हमें ये देखने को मिलता है। ये कैसा और कौन सा प्रोडक्ट होगा जिसका इलास्टिसिटी 0 लेवल में रहता है, कौन सा प्रोडक्ट होगा जिसका इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1, मतलब यूनिट इलास्टिक होता है। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसका इलास्टिसिटी इनफाइनाइट लेवल में चलता है। ठीक है, मतलब प्राइस कुछ भी रहे, सॉरी प्राइस कांस्टेंट रहे पर डिमांड बढ़ता रहता है। यहाँ पर क्या था, प्राइस कुछ भी हो जाए डिमांड कांस्टेंट है। दोनों में फर्क देख रहे हो सर। यहाँ पर पॉइंट था कि प्राइस फिक्स्ड है पर डिमांड बदलता रहता है, डिमांड बढ़ता जाता है। यहाँ पर पॉइंट देखो, जीरो इलास्टिसिटी में क्या होता है, प्राइस कुछ भी हो पर डिमांड अपने जगह में कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है, दाम अपने जगह में चेंज हो रहा है पर डिमांड अपने जगह में कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। और जो इक्वल्स टू 1 है उसमें एक नॉर्मल इलास्टिसिटी रहता है। और जो ग्रेटर देन 1 है, ऐसी चीजों का बिजनेस में बड़ा मजा आता है सर, इसका इलास्टिसिटी थोड़ा एक से ज्यादा होता है। ठीक है, ये थोड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस देता है, मतलब जिसके दाम परिवर्तन होने पे, मुझे याद है कि मैं शायद आप लोग को आईफोन से एग्जाम्पल क्रिएट किया था। हाँ, मुझे इतना याद है सर, आईफोन 14 प्रो, उसका दाम को मैं थोड़ा सा नीचे गिराया था। मतलब अरे क्लास में मैं थोड़ी ना आईफोन का कोई हूँ जो मैं ना दाम गिरा दूंगा। मैं ऐसे ही देखा था कि अगर 1,80,000 का फोन है, उसके अगर 1.5 लाख का दाम किया जाए तो क्या मार्केट में डिमांड बढ़ सकता है। तो देखा गया था कि सर हाँ, इसका इलास्टिसिटी एक से ज्यादा है। तो ऐसा ही काफी सारा एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को बोला था। ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ के बताओ जिसका इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। ठीक है, तो रिसर्च करें ना सर, रिसर्च करें ग्राफिकली, अपने पेज में कलरिंग करके जैसा करना है करें। और फिर मुझे एग्जाम्पल के साथ बताएं कि सर ये देखो हमने किया, और आप मुझे पीडीएफ बना के हो, स्कैन करके हो, इमेज हो के हो, जेपीजी फॉर्मेट हो, जो भी फॉर्मेट में हो मुझे व्हाट्सएप करें। तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग पढ़ाई में सच में इंटरेस्टेड हो। बाकी चीज भी जरूरी है बट साथ में ये भी बीच बीच में जरूरी है। अच्छा ठीक है, चलो सर, अब थोड़ा सा कुछ और पॉइंट में बात करते हैं। सर इलास्टिसिटी में और क्या पॉइंट हो सकता है। अच्छा देखो, मैंने लास्ट दिन आप लोगों को इलास्टिसिटी के अंदर कुछ वाइटल पॉइंट बताया था कि इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। ये बताया था ना कि जब किसी प्रोडक्ट का, कि कोई भी प्रोडक्ट उठा लो सर, आईफोन याद होगा आप लोगों को, मैंने एग्जाम्पल में आईफोन लिया था। ठीक है, कि अगर मार्केट में आईफोन का दाम गिर जाता है तो उसका डिमांड बढ़ता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसको कहते हैं सर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब किसी चीज का दाम के परिवर्तन के कारण, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस, हेलो, परसेंटेज चेंज इन प्राइस के ऊपर डिपेंड करके जब उसके डिमांड में परिवर्तन होता है ना, उसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। तो इसको कुछ इस तरह से कहा जाता है कि, मतलब अगर मैं थोड़ा डेफिनेशन वाइज बात करूं तो डेफिनेशन कैसा होगा, डेफिनेशन कुछ ऐसा होगा कि मतलब अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, ऐसे करके इकोनॉमिक्स अपना डेफिनेशन देता है कि अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, if a product price changes, percentage of product price changes, जब उसका परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट प्राइस के बेसिस में उसके डिमांड के क्वांटिटी पे चेंजेस आता है, हम उसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। मोर स्पेसिफिकली किताबी लैंग्वेज में बात करें तो कुछ इस तरह का दिखा देते हैं सर, आप लोगों को तसल्ली हो जाए। हाँ, देखिए अगर एग्जाम में लिखना पड़े तो कैसे लिखोगे, it is the percentage change in quantity demand divided by percentage change in one of the variables on which demand depends। मतलब डिमांड तुम जिस पे डिपेंड करते हो, हेलो सर, पॉइंट टू बी नोटेड, डिमांड तुम जिस पे डिपेंड करते हो। अब देखो आईफोन का डिमांड किस पे डिपेंड करता है, सर आईफोन का डिमांड का तो बहुत सारा रीजन हो सकता है,
बट अगर सिर्फ प्राइस के ऊपर डिपेंड करके जब हम लोग डिमांड को डिटरमाइन करते हैं, ऐसे प्राइस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया सर, किसी भी चीज का, चाहे आईफोन ही क्यों ना हो या फिर मर्सिडीज ही क्यों ना हो, कि भाई पॉकेट में दम होना चाहिए, है ना, ये चीज याद करो थोड़ा, पॉकेट में दम होना चाहिए तभी जाके वो डिमांड होगा। अगर पॉकेट में दम नहीं है तो फिर डिमांड नहीं, तो क्या बोलेंगे उसको, डिजायर बोल देंगे, वांट्स बोल देंगे, लेकिन डिमांड नहीं बोल सकते। क्यों? डिमांड तो तभी होगा जब आपका परचेजिंग पावर रहेगा। हाँ सर, जब आपको परचेसिंग पावर रहेगा तभी हम उसको डिमांड बोलेंगे। अब प्राइस के ऊपर ही तो डिपेंड करता है परचेसिंग पावर, है ना। तो ये मैं जस्ट लास्ट क्लास को एक बार आपको रिकॉल कराया, ठीक है, ये जस्ट मेरा रिकॉल था लास्ट क्लास का, कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बात किए थे सर। इट इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल्स। अब आपके मन में फिर से चल रहा है कि सर वन ऑफ द वेरिएबल क्या, वन ऑफ द वेरिएबल क्यों? सर देखो, हम लोग जब डिमांड का डेफिनेशंस पढ़े हैं तो आप देखे होंगे कि वन ऑफ द वेरिएबल्स जो है सर, उसमें डिमांड क्या है सर, डिमांड इक्वल्स टू फंक्शंस ऑफ पी, पी आर, वाई, टी, ई एंड ओ। मतलब भाई किसी भी चीज का डिमांड, दुनिया की कोई भी चीज का डिमांड देख लो, कुछ भी उठा लो सर, मतलब मिट्टी से लेके, सोना से लेके, डायमंड से लेके, आईफोन से लेके, नॉर्मल कीपैड फोन से लेके, व्हाटएवर, जो जो उठाना है उठा लो, उसका डिमांड एनालिसिस करने बैठो। और जब आप डिमांड एनालिसिस करने बैठोगे तो आपको एक कॉमन चीज तो मिल ही जाएगा, क्या, कि भाई प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर बेस करके जब उसका डिमांड तो है ही, लेकिन बाकी चीज भी है। तो लास्ट क्लास मैंने प्राइस पे ध्यान देके आपके साथ डिस्कस किया था इलास्टिसिटी का। प्रीवियस लेक्चर जो था वो प्राइस के ऊपर डिपेंड करके इलास्टिसिटी को बताया था। इलास्टिसिटी मतलब डिमांड का बढ़ना और गिरना, डिमांड का बढ़ना गिरना, ठीक है। लेकिन अभी क्या बताने जा रहा हूं आपको, आज भी मैं डिमांड का बढ़ना गिरने पे बात करूंगा, डिमांड बढ़ रहा है गिर रहा है, बट आज का ना मेन फोकस प्राइस पे नहीं रहेगा। ऐसे तो प्राइस वन ऑफ द बेस्ट क्राइटेरिया है डिमांड एनालिसिस करने का, और वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब किसी भी चीज का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को देखने के लिए वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट इज दैट कि प्राइस से ही आप उसका डिटर्मिनेशन कर सकते हो, कि चीज का दाम बढ़ जाए तो डिमांड बढ़ेगा, या दाम कम हो जाए तो डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो ये मैंने आप लोगों को बोला था, लेकिन आज मैं आपके साथ बाकी वेरिएबल पे बात करूंगा। बाकी वेरिएबल पे अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है जो एक कंज्यूमर के लिए बहुत वाइटल होता है, कि आप जो चीज खरीदने जा रहे हो क्या मार्केट में उसका कोई दूसरा अवेलेबल है, मतलब कोई सब्स्टिट्यूट, कोई कॉम्प्लीमेंट्री। समझाता हूं सर क्या है, या फिर क्या आपका इनकम, वाई डिनोट करता है इनकम को, क्या आपका इनकम है बढ़ रहा है, इनकम, इनकम का बढ़ना, इनकम का घटना, इनकम इंक्रीज होना, इनकम डिक्रीज होना, या फिर पसंद, पसंद आना या पसंद ना आना। टेस्ट, टी फॉर टेस्ट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस कहा जाता है। पसंद आना या पसंद ना आना दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन अल्टीमेटली वो डिमांड को इफेक्ट करता है। एंड ई एंड ओ क्या है सर, ये बेसिकली फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस एंड अदर फैक्टर्स वगैरह आता है। बट आज मेनली फोकस रहेगा ये पीआर पे या इनकम पे, ये दोनों बहुत वाइटल है। रिलेटेड गुड्स का प्राइस एंड इनकम, आपका इनकम या फैमिली का इनकम, इस पे भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड करता है। प्राइस तो हम लोग लास्ट क्लास में बात कर ही चुके हैं, तो आज का फोकस पॉइंट पीआर और वाई में है, ठीक है। तो चलो बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है सर, कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है, बट क्राइटेरिया बदल जा रहा है। मतलब लास्ट दिन हम लोगों ने ये देखा था जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ऐसा था फॉर्मूला, ऐसा था कि प्राइस के परिवर्तन के कारण डिमांड में, मतलब प्राइस में परसेंटेज चेंजेस के कारण डिमांड में जितना परसेंटेज चेंजेस होता है दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब वो इलास्टिसिटी को मेजर करने का क्या तरीका है, इलास्टिसिटी को मेजर करने का क्या तरीका है, इलास्टिसिटी को नापते कैसे हैं, मतलब मेजर करना, मतलब नापना, हिंदी में बोलते हैं नापना, बंगाली में बोलते हैं मापा, ठीक है। बंगाली में हम लोग बोलते हैं मापो, माप माप, और उसी को हिंदी में बोलते हैं नाप, ठीक है। और वही संस्कृत का वेरिएशन है और कुछ नहीं, इंग्लिश में हम लोग उसको बोल देते हैं मेजर करना। इलास्टिसिटी को मेजर करने का क्या तरीका है सर, कि भाई क्या वो इक्वल्स वन है, क्या वो ग्रेटर देन वन है,
क्या वो लेस देन 1 है, क्या वो 0 है, क्या वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट मतलब अनादि अनंत, अनादि अनंत समझते हो, हाँ, कहाँ जाके खत्म होगा पता नहीं, हाँ, असीम भी बोलते हैं इसको, ऐसा असीमा है, असीमा का नाम वही है, हाँ, इन्फिनिटी, ठीक है, कहाँ तक जाके डिमांड खत्म होगा पता नहीं, इनफाइनाइट लेवल, असीम, जिसका कोई सीमा नहीं है डिमांड का। तो पॉइंट इज दैट कि ये जो इनफाइनाइट कॉन्सेप्ट है, तो डिमांड को नॉर्मली 1 से डिनोट किया जाता है। ऐसे मैं लास्ट दिन आपको पॉइंट इलास्टिसिटी में बताया था, आपको याद होगा कि किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड डिमांड कहां से कहां तक होता है, 0 से, क्या है, 0 से इनफाइनाइट लेवल तक होता है। किसी भी प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 से इन्फिनिटी लेवल तक रहता है, ये उसका वेरिएशन का एरिया है। ठीक है सर, सब याद आ गया होगा, मतलब एटलीस्ट रिकॉल तो हो ही क्या होगा। लेकिन जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, इसमें प्राइस इलास्टिसिटी इज ऑल्सो नोन एज, याद रखें सर, मतलब इंटरचेंजेबली यूज होता है, मतलब आप प्राइस इलास्टिसिटी को अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कहते हो ना तो चलता है। क्यों? बिकॉज प्राइस इज द प्राइमरी क्राइटेरिया टू डिटरमाइन द इलास्टिसिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट। इसीलिए प्राइस इलास्टिसिटी को अगर कोई सिर्फ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहे तो इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है, बिकॉज प्राइस इज द प्राइमरी क्राइटेरिया टू डिटरमाइन द इलास्टिसिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विस व्हाटएवर। लेकिन इनकम या क्रॉस, ये क्या है? देयर इज अ बिग क्वेश्चन सर। इनकम क्या है, क्रॉस क्या है? हाँ सर, आप लोगों को बात समझ में आ रहा है? थोड़ा हाँ ना करिएगा, बोलिए सर। बोझा जाच्छे, समझ में आ रहा है सर? यस सर। देखो सर, आप लोगों का हाँ ना बहुत जरूरी होता है मेरे लिए, बिकॉज इस पे मेरा इलास्टिसिटी डिपेंड करता है, ठीक है, कि इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हो तो बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है ना, मुझे बताने का सब, मतलब आप लोगों का डिमांड अच्छा रहेगा तो मेरा बताने का सप्लाई बढ़ जाएगा, ठीक है, तो यही चीज है। तो इलास्टिसिटी बढ़िया हो तो बिजनेसमैन के लिए या फिर जो सप्लायर है, ठीक है, चाहे सप्लायर ऑफ सर्विस हो या सप्लायर ऑफ प्रोडक्ट हो, उसके लिए बढ़िया होता है सर उस पर्टिकुलर चीज पे अपना बिजनेस क्रिएट करना। सो वट एवर, ठीक है। तो अब बात करें सर, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर, ठीक है, मतलब फॉर योर एग्जाम पर्पस ऑल्सो एंड एज वेल एज फॉर द रियल लाइफ इकोनॉमिक एनालिसिस पर्पस, ठीक है। तो रियल लाइफ में डिमांड फोरकास्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब डिमांड फोरकास्टिंग को अगर समझना है सर, देखो दुनिया बदल रहा है, जॉब उसी को मिलता है जिसके पास नॉलेज होता है, इस ये बात ना लिख के रखो सर। और वो पैसा देके जो जॉब का मैटर है, देख ही पा रहे हो सर क्या है हालत, स्पेशली सरकारी लेवल में। तो ये सब चीजों के ऊपर भरोसा उठ ही जाना चाहिए कि भाई पैसा है, यहाँ घुस जाएंगे वहां घुस जाएंगे, मेरा सेटिंग है वो है, ठीक है, किसी का सेटिंग रहे वो अपना अपना देखे, बट दैट इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर सर्वाइवल, ठीक है, कि सेटिंग करके सर्वाइव नहीं होता। सर्वाइव करने के लिए अंदर दम होना चाहिए। और दम कहाँ से आता है? जिस पर्टिकुलर फील्ड में आप अपने आप को बिल्डअप कर रहे हो, उस फील्ड में आप उसका कोर एरिया तक अपने आप को डेवलप करो, फिर देखो कि आपको वहां से कोई हिला सकता है कि नहीं। हिलाना तो दूर की बात, आप अपने फील्ड में इतना अच्छा करोगे कि आप देखते रह जाओगे कि कहाँ से कहाँ पहुंच गए, समझ ही नहीं पाए, ठीक है। और जो एक गाना है ना सर, क्या से क्या बन गए देखते देखते, समझ में नहीं आएगा सर। तो जो भी हो सर, मैं पॉजिटिव वे में बात कर रहा हूँ। अब देखो पॉजिटिव वे में इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है सर, सिंपल बोले तो ऐसा होगा। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वे में भी बात तो करना पड़ता है। परसेंटेज चेंज इन इनकम और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, मतलब समझे, ये फॉर्मूला से कुछ समझ में आ रहा है कि आपका परसेंटेज जब इनकम में कितना चेंजेस है, मतलब पहले मानो आप मंथली 20K कमाते थे, मतलब 20,000। अब आप अगर आप 30,000 कमाते हो तो आप 10,000 एक्स्ट्रा कमा रहे हो, तो 10,000, 20,000 से 30,000 का डिफरेंस जो है 10K, इसमें आपका परसेंटेज चेंज कितना है, हिसाब लगाओ। परसेंटेज ऑफ इनकम बदलने के कारण
मार्केट में डिमांड में कितना बदलाव आता है, चाहे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ही क्यों ना हो। सो परसेंटेज चेंज इन इनकम और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, तो बेसिकली हम लोग जिसके कारण चेंज होता है उसको हम लोग नीचे रखेंगे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो डेल्टा क्वांटिटी डिमांड, भाई डिमांड तुम किस लिए बदल रहे हो, क्योंकि कंज्यूमर का इनकम बदल रहा है। अब इनकम ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ऐसे एक सिंपल रीजन बता, इनकम कम नॉर्मल सिचुएशन पे तो नहीं होता है ना। अगर सिचुएशन सब कुछ अगर ठीक ठाक चल रहा है तो ऐसे तो इनकम लोगों का नहीं बदल जाएगा, मतलब कम तो नहीं होने वाला है, ठीक है। बट हाँ, अगर कभी जिंदगी थोड़ा सा अलग मोड़ ले लिया, सिचुएशन का अलग मोड़ ले लिया, तो होता है, जैसे कोरोना। हाँ सर, ऐसे फिर से कोरोना कोरोना बात चल रहा है, बट आपको बता दूं ये सब सिचुएशंस में इनकम लोगों का कम हो जाता है ना। तो जब कोरोना बढ़ता है तो इनकम लेवल में इफेक्ट आता है, हर किसी का आया था। 2020-21 पीरियड में अगर आप चेक करोगे, एक्सेप्शनल हर फील्ड में होता है, बट बहुत सारे लोगों का इनकम को डाउनफॉल देखने को मिला था, और उसमें मार्केट में डिमांड में भी चेंजेस देखने को मिला था, ठीक है। जैसे आज का ही एक खबर है, मैं आपको बताता हूँ। कोलकाता में रियल एस्टेट भाव के बारे में अगर मैं आपको याद दिलाऊं, ऐसा आई डोंट नो आप लोग रियल एस्टेट का खबर रखते हो कि नहीं रखते, रखते हो सर रियल एस्टेट का खबर? अगर आज का ही आप टाइम्स ऑफ इंडिया देखोगे, टाइम्स ऑफ इंडिया के फर्स्ट पेज में ही आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से प्राइस एस्केलेशन हुआ है। मतलब अब आपको मैं पेपर तो शो नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास ऐसा कोई टेक्निक नहीं है जिसके थ्रू से वो डॉक्यूमेंट एक व्यूअर होता है, बट मैं आपको जस्ट आइडिया दिखा रहा हूँ। डॉक्यूमेंट व्यूअर अभी मेरे पास है नहीं, तो मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि किस तरह का सिचुएशन कोरोना में था और अभी क्या है। मतलब इतना डिमांड हाइक हुआ है कि रियल एस्टेट का भाव जो बढ़ा है ना सर, आप सोच भी नहीं सकते। सर जैसे कोलकाता एरिया में क्या हुआ, जस्ट आप सोचो कि डिमांड के ऊपर बेस करके मार्केट में, मतलब डिमांड फोरकास्टिंग के ऊपर बेस करके मार्केट में किस तरह से प्रोडक्ट का दाम या फिर व्हाट रियल एस्टेट का वैल्यू किस तरह से बढ़ जाता है। कोलकाता में सबसे महंगा एरिया क्या बना है आपको मैं बता दूं। ऐसे नॉर्मली लोग समझते हैं कोलकाता में सबसे पॉश एरिया में आता है अलीपुर, ठीक है। ये कोलकाता है सर, इसका सबसे महंगा एरिया माना जाता है जगह के दाम के हिसाब से, फ्लैट के वैल्यू के हिसाब से सबसे महंगा एरिया माना जाता है ये अलीपुर एरिया। दिख रहा है सर, ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ सर। ये एरिया बहुत पॉश माना जाता है, ये आज भी पॉश है, लेकिन रिसेंट सर्वे से पता चला कि अलीपुर से भी ज्यादा पॉश निकला ये एरिया। ये जो विक्टोरिया के उल्टा साइड वाला एरिया है ना सर, ये बेसिकली चौरंगी एरिया बोलते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, चौरंगी बोलते हैं बंगाली में हम लोग इसको बोलते हैं चौरंगी, ठीक है। यहाँ पर इसका दाम सबसे ज्यादा है, यहाँ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रिसेंट होम प्राइस चल रहा है सर, स्क्वायर फीट के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, 25,000 से 30,000 स्क्वायर फीट, एक एक स्क्वायर फीट का वैल्यू पर स्क्वायर फीट 25,000 से 30,000, ये रिसेंट वैल्यू है सर, ठीक है। मतलब जो कोरोना के टाइम पे कम से कम 15 से 20,000 चल रहा था, लेकिन इतना डिमांड बढ़ा है रिसेंटली, ठीक है, तो सबसे एक्सपेंसिव बना, मतलब टू मच डिमांड हो गया। टू मच डिमांड के कारण इसका दाम बढ़ गया सर, क्योंकि चौरंगी एरिया बहुत ही पुराना एरिया है, लेकिन बिजनेस के लिए कोलकाता का हार्ट है। एकदम विक्टोरिया मेमोरियल के ऑपोजिट रास्ता जो है ना, वही चौरंगी एरिया बोला जाता है सर, ठीक है। कभी बिरला प्लानिटोरियम चौरंगी उस एरिया में कभी जाओगे तो ये देखो, ये बिरला तारामंडल दिख रहा है ना, इसके आसपास का जो एरिया है यही चौरंगी एरिया है, जो पार्क स्ट्रीट वगैरह सब कनेक्टेड है बेसिकली। तो ये सबसे महंगा एरिया माना जा रहा है, बिकॉज बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में भी ये कोलकाता का एकदम मतलब हार्ट है, एकदम बीचों बीच है, और ब्रिटिश जमाने में भी ये सबसे बेहतरीन था, आज भी है दाम के हिसाब से। पार्क स्ट्रीट सेकंड बेस्ट में है 20,000 से 25,000। अलीपुर क्या चल रहा है सर, मैं देख के बताता हूँ आपको। अलीपुर चल रहा है सर 17,000 से, आप समझ रहे हो सर, आप लोगों को स्क्वायर फीट का हिसाब पता है ना। एक स्क्वायर फीट मतलब चारों तरफ से, ये जैसे घर का फ्लोर होता है ना, उसे स्क्वायर फीट बोलते हैं, ठीक है। अब मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको जस्ट एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ सर। इतना ये काफी महंगा है, लोगों को नॉर्मली 1,000 स्क्वायर फीट का घर लेना है तो आप हिसाब लगा लो कि कितना पड़ जाएगा। मतलब एक स्क्वायर फीट का वैल्यू अगर 30,000 है तो 1,000 स्क्वायर फीट कम से कम घर का आज के डेट में नॉर्मल रिक्वायरमेंट होता है। और इस एरिया में तो आप समझ ही रहे हो, अब 1,000 स्क्वायर फीट का एक घर अगर आपको इस एरिया में लेना है तो आपको कितना खर्चा पड़ेगा, यू कैन इजिली कैलकुलेट नाउ, ठीक है। अब आप समझो कि सर इतना महंगा कोलकाता, अरे नहीं सर, और भी पॉकेट एरिया है कोलकाता में जहां पर रिसेंट डिमांड हाइक होने के कारण दाम में क्या परिवर्तन आया है सर।
ठीक है। लेकिन जैसे मानो सबसे ज्यादा अगर कोई एरिया में जो उतना हाई डिमांडिंग इतना दिन नहीं था बट रिसेंटली हुआ है, जस्ट एक आइडिया के लिए आपको बता रहा हूँ आपको, ये वाला एरिया में काफी डिमांड हाई हुआ है, सोनारपुर एंड राजपुर एरिया। इसमें कोरोना से पहले दाम चल रहा था 5,600 करके स्क्वायर फीट, मतलब एकदम प्राइम लोकेशंस पे। अभी वहां का दाम चल रहा है सर ऑलमोस्ट 7,000 का, 6,900। आप समझ रहे हो, कोरोना पीरियड में डिमांड लो हो गया था बिकॉज लोगों का इनकम लो था, लेकिन अभी लास्ट 1-1.5 साल में इनकम में ग्रोथ आया है और उसका इफेक्ट रियल एस्टेट में भी पड़ा है। और वेरी फ्यू मनी, जब वेरी फ्यू एसेट के ऊपर जब बहुत सारा पैसा चेज करने के लिए आता है ना, मानो कि जगह खरीदने के लिए है 1,000 लोग, ठीक है, लेकिन जगह है कुछ कुछ थोड़ा बहुत ही, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली डिमांड में ग्रोथ आ जाता है। मतलब अगर यही जगह 1,000 लोगों की जगह अगर 100 लोग डिमांड करता ना, तो शायद दाम नहीं बढ़ता सर, क्योंकि उतना खरीदार नहीं है, उतना डिमांड नहीं है, तो उतना दाम में महंगाई आने का चांसेस नहीं है। लेकिन क्योंकि अब 100 की जगह 1,000 लोग या 500 लोग डिमांड कर रहा है, तो दाम बढ़ जाएगा, और वही हुआ है। तो इसमें सोनारपुर, राजपुर, कमलगंज एरिया, न्यू टाउन में भी दाम बढ़ा। न्यू टाउन एरिया में कोरोना पीरियड में 4,600 करके, ये मेरे मेरे आसपास का एरिया है तो मुझे न्यू टाउन का आइडिया ऐसे भी है, 4,000 4,500 करके स्क्वायर फीट चल रहा था न्यू टाउन, ठीक है, 4,500 स्टैंडर्ड रेट चल रहा था न्यू टाउन में, ठीक है। अगर एकदम प्राइम ना भी हो तो भी, जैसे न्यू टाउन बहुत ही वेल बिल्ड एरिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। न्यू टाउन अभी कोलकाता का सबसे हॉटेस्ट डेस्टिनेशन है लोगों के लिए। जो कोई भी कोलकाता में अभी आजकल घर बनाना चाहता है या फ्लैट खरीदना चाहता है, उनके लिए न्यू टाउन एकदम प्राइम एरिया है। ये देखो, ये मेरा एरिया है, ये जस्ट पीछे वाला एरिया, ये हो गया आपका न्यू टाउन एरिया, ठीक है। इस एरिया में 4,500 करके चल रहा था। अब आपको मैं बताता हूँ क्या हुआ अभी, 1 साल में ये 5,500 हो गया सर, 5,500, 1,000 टका पर स्क्वायर फीट में दाम बढ़ गया। क्यों? वही इनकम इफेक्ट हुआ सर, इनकम बढ़ा है, लोगों का इनकम बढ़ा है, दाम कम तो नहीं हुआ। अब बात को मैं सर ये सब एग्जाम्पल में क्यों दिया आपको, अब आप बोलोगे सर हम लोग लास्ट दिन प्राइस इफेक्ट देखे थे और उसमें देखा गया था कि प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ता है, ये समझो। सर मुझे जरा हेल्प करिएगा। हम लोग लास्ट दिन जो क्लास किए थे उसमें हम लोगों ने देखा था कि प्राइस कम होने पे, जैसे आईफोन के एग्जाम्पल पे हम लोगों ने ऐसा देखा कि दाम कम हुआ तो डिमांड बढ़ा। ये सब नो सर, समझ में आ रहा है कि नहीं, थोड़ा बताइएगा। क्या कुछ टफ एग्जाम्पल हो जा रहा है क्या? लेकिन मैं आपको थोड़ा रियलिटी चेक भी कराना चाहता हूँ और कुछ नहीं। अरे बोलो ना, समझ में आ रहा है? सर ओके सर। नॉर्मली हम लोग क्या समझते हैं, किसी भी चीज का दाम अगर कम होता है तो डिमांड बढ़ता है, पर यहाँ पर तो सर दाम बढ़ रहा है फिर भी डिमांड बढ़ रहा है। हाँ, ये इसका इफेक्ट अलग है सर, इसका इफेक्ट अलग है। यहाँ पर दाम कम होना, बिकॉज देखो लोगों के लिए घर वगैरह जो है ना, ये एक अटमोस्ट नेसेसिटी का भी एरिया है, ठीक है। और जब शहर के अंदर लोगों को घर चाहिए होता है ना, क्योंकि देखो इतना बड़ा जगह है, अगर मैं पूरा पश्चिम बंगाल का बात करूँ, अब तो थोड़ा सा देखो, इतना बड़ा वेस्ट बंगाल जिसमें 9 से 9.5 करोड़ लोग रहते हैं, उसमें से सबसे ज्यादा लोग इस एरिया में रहते हैं। जस्ट लुक एट दी सिनारियो। आपको पता है पूरा पश्चिम बंगाल में अगर 9.5 करोड़ लोग रहते हैं, तो कोलकाता में रहते हैं सर, मतलब कोलकाता एंड आसपास के सबब एरिया, मतलब जहां पर कोलकाता सबब बोला जाता है, मतलब मेगा सिटी कोलकाता, यहीं पर लोग रहते हैं सर 1.5 से 2 करोड़। जस्ट इमेजिन करो सर, जस्ट इमेजिन करो, पूरा बंगाल में अगर 9.5 करोड़ लोग रहते हैं, सिर्फ कोलकाता एंड उसके कनेक्टेड एरिया में 1.5 से 2 करोड़ लोग रहते हैं। मतलब बाकी इतना बड़ा बंगाल में 7 करोड़, मतलब आप परसेंटेज ऑफ प्रेशर देख रहे हो कोलकाता पे। तो इसको हम लोग चाप बोलते हैं, चाप। लास्ट दिन हम लोग आपको बता रहे थे ना, आर्क में डिमांड का एनालिसिस करना। तो जब इतना सारा लोग, सारे जगह का लोग, अब कोलकाता में घर खरीदने के लिए तो सिर्फ बंगालीज ही नहीं ना, अदर स्टेट का लोग भी आके खरीद रहे हैं। बंगाल के दूसरे दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, मतलब दार्जिलिंग से भी लोग आ रहे हैं, सिलीगुड़ी से भी आ रहे हैं, दुर्गापुर से आ रहा है, हाँ, और अदर स्टेट से कोई रांची से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, वो भी कोलकाता में अपना, जिसके पास पैसा है वो घर खरीदना चाहता है कि भाई एक ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है, ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा शहर है ना, पूर्वी भारत में कोलकाता तो भारत का मेट्रोपॉलिटन सिटी है। तो जितना भी
प्रेशर है कोलकाता पे आ जाता है और ऑटोमेटिकली कोलकाता में जगह का दाम और ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ये डिमांड फोरकास्टिंग का कॉन्सेप्ट है। और इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारा पैसा जब एक छोटा सा जगह पे ऊपर इफेक्ट गिरता है ना, तो ऑटोमेटिकली ये दाम को बढ़ा देता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो डिमांड बढ़ रहा है इकोनॉमी में, ये जो डिमांड बढ़ रहा है, दाम तो कम नहीं हुआ, उल्टा दाम बढ़ा है, उल्टा दाम ग्रो किया है, फिर भी डिमांड कैसे बढ़ गया? तो इनका भी इफेक्ट जरूर होगा यहाँ पर। लोगों का पैसा, लोगों के पास इतना इनकम है कि वो लोग चीजें खरीदेगा, चाहे दाम थोड़ा ज्यादा भी क्यों ना हो, तो ऑटोमेटिकली ये भी एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हेलो है ना। ये जैसे आज मैं आपको आज का ही खबर दिया, एकदम ताजा खबर था। 2022 में रियल एस्टेट मतलब डिपार्टमेंट में एक बड़ा ही गजब बात हुआ, स्पेशली इन कोलकाता। तो चलो सर, अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छा, अगर ना भी आया तो भी बहुत अच्छा। सर क्यों? सर क्योंकि मैंने आपको एक ऐसा प्रैक्टिकल चीज बताया ना, आप अगर, क्योंकि ये इतना नीट जरूरत का चीज है, आपके दिमाग में कहीं कभी ना कभी जरूरत पड़ेगा आपको, क्योंकि हर एक इंसान की जिंदगी में एक ना एक दिन ये दिन आता है। अभी शायद आप लोग छोटे हो, इतना जरूरत नहीं समझ रहे हो, जब कोई बड़े शहर में जाके आप अपना छत ढूंढने का कोशिश करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि क्या क्राइसिस होता है जिंदगी में। जब जब जिंदगी का जो तजुर्बा लेता है उसको पता है, जिनको मतलब क्या बोले सर उसको, मतलब अगर इनहेरिटेंस में मिल जाए वो नहीं समझेगा। इनहेरिटेंस में मिलना समझते हो ना, दादाजी का था, पापा को मिला, पापा के था, आपका मिला, ठीक है। लेकिन जब सपोज अगर मानो कि आपका कोलकाता में बड़ा घर है, लेकिन आप कोलकाता के बाहर मानो मुंबई चले गए या दिल्ली चले गए या बैंगलोर में जाके या फिर इंडिया के बाहर लंदन में जाके आप अपना एक छत ढूंढ रहे हो, तो आपको पता चलेगा। सिमिलरली जो कोई गांव में रहता है, छोटा शहर में रहता है, बड़ा सिटी में अपना एक छत बनाना चाहता है, उसको पता लगता है कि भाई क्या डिमांड का क्या खेल है इसमें। ठीक है, और इसमें आपको डिसीजन लेने में सुविधा होगा कि कब दाम मतलब चीजें खरीदना चाहिए, कब दाम बढ़ सकता है। अगर आप सही इकोनॉमिक्स का नॉलेज रखते हो ना, तो आप एटलीस्ट अपने आप को सर्वाइवल के लिए ना बहुत ही अच्छा पोजिशन पे रख पाओ। मतलब किस टाइम पे इन्वेस्ट करने से आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगा। कुछ लोग क्या करते हैं जानते हो, रियल एस्टेट में ना इन्वेस्ट करके रख देता है, मतलब अपने रहने के लिए नहीं, बिजनेस पर्पस में, इन्वेस्टमेंट पर्पस में। दाम कम चल रहा है, मानो कोरोना पीरियड में जब दाम कम हुआ था, तो काफी लोगों ने ना रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके रख दिया था, क्योंकि उनको पता था कि जब कोरोना खराब ठीक हो जाएगा, जब कोरोना चला जाएगा, यही घर जो 5,000 स्क्वायर फीट में बिक रहा था ड्यूरिंग कोरोना, ठीक है, वही घर आप 7,000 स्क्वायर फीट में बिकेगा, तो 5 स्क्वायर फीट में 2,000 का प्रॉफिट कमा लेगा ये। ठीक है, अब ये क्या किया, ये बेसिक इकोनॉमिक्स का नॉलेज लगाया, जब दाम कम हुआ खरीद लिया, जब महंगा हुआ बेच दिया। सब बेसिक इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट, और ये डिमांड फोरकास्टिंग में बड़ा हेल्प करता है। अब ये मैं थोड़ा बड़ा लेवल में बात किया, इसको आप छोटा छोटा किसी भी चीज में यूज कर सकते हो। जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो भी यही सोचता है। जैसे मैं थोड़ा शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट करता रहता हूँ, लोगों को पढ़ाता भी हूँ, आप लोगों को पता है कि मेरा शेयर मार्केट का भी क्लास चलता है, तो वो भी यहाँ पर भी मैं वही सिखाता हूँ कि सस्ते में खरीदो, महंगा में बेचो। अब पता कैसे चलेगा सर, उसके लिए आपको इकोनॉमिक्स समझना पड़ेगा। जिसका इकोनॉमिक्स का नॉलेज नहीं है ना सर, वो समझ ही नहीं पाएगा कि सस्ता कब है और महंगा कब है। एग्जाम्पल के लिए चलो मैं आपको रियल एस्टेट समझाया, तो थोड़ा सा आपको मैं शेयर मार्केट भी बता दूं 2 मिनट के लिए। ठीक है, एक कंपनी का एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपको। ये रिसेंटली मेरे स्टूडेंट्स ने काफी प्रॉफिट कमाया, इसलिए मुझे ये बड़ा पसंद है। ये स्टॉक अदानी का, ठीक है, ये ज्यादा पुराना नहीं है, 6 महीने 7-8 महीने पहले का बात है। ये लास्ट ईयर आया था ऐसे ही फरवरी के आसपास। ठीक है, जब आया था तो 200-250 के दाम पे लिस्टेड हुआ था। उसके बाद यही स्टॉक मार्केट में करीब कितना में गया था देखो, 800 में। तो ये सबसे एक्सपेंसिव टाइम था इसका अभी तक का, लास्ट 1 साल में। तो जिसने 200 में खरीद के 800 में बेचा विद इन 2-3 मंथ्स, जिसने 1000 शेयर में भी इन्वेस्टमेंट किया था, 1000 इंटू कम से कम 600 करके प्रॉफिट कमाया। तो सस्ता में खरीदो, सस्ता में डिमांड को बढ़ाओ, और जैसे ही महंगा हो जाए छोड़ दो। अब सब छोड़ेंगे तो कौन लेता है, अरे है सर, वो स्टॉक मार्केट का बात है, लेने वाला भी बहुत है। अब उसको मैं उतना डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, बस आपको मैं डिमांड फोरकास्टिंग में बात कर रहा हूँ। जैसे अभी रिसेंटली भी गिरा था मार्केट में, एकदम 4-5 दिन पुराना बात है, गिरा था मार्केट में ये स्टॉक। ठीक है, 600 के रेंज से 550 में, इसमें भी एक शॉर्ट टर्म मौका मिला है सर डिमांड में। सो ये इकोनॉमिक्स है सर,
इकोनॉमिक्स है। ये जो शेयर मार्केट का ग्राफ है ना, ये कोई तुक्काबाजी तो बाद में, तुक्काबाजी बाद में सर, वो एकदम लास्ट में, हर चीज में लक फेवर चाहिए आपको, लेकिन ये इकोनॉमिक्स है, ये इलास्टिसिटी है, ये इलास्टिसिटी है सर, और कुछ भी नहीं। अब जो बोलेगा सर मैं स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया पर पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ, उसका प्रॉब्लम ये है कि वो इकोनॉमिक्स नहीं जानता है ना सर, या फिर इकोनॉमिक्स को नहीं समझता है ना, इसीलिए वो स्टॉक मार्केट में पैसा डूबेगा, उसका चांसेस है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर कोई इकोनॉमिक्स पढ़ के आए, बट इकोनॉमिक्स का नॉलेज क्या है ना, ये लाइफ से सीखने को मिलता है। जो बंदा एक्सपीरियंस, देखो भाई सीखने का दो तरीका है, या तो आप किताब पढ़ के सीख लो, या तो एक्सपीरियंस के थ्रू से सीख लो, और या तो दोनों मिला के सीख लो, मतलब किताब भी पढ़ लो और एक्सपीरियंस भी कर लो, ठीक है, ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, ये सबसे बेस्ट है, किताब भी पढ़ो, एक्सपीरियंस के थ्रू से, दोनों को कॉम्बो करो। और अगर सबसे बेस्ट तो यही है, सेकंड बेस्ट है एक्सपीरियंस, और थर्ड बेस्ट है सिर्फ किताब, ठीक है, किताबी ज्ञान थर्ड बेस्ट है, सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। चलो सर, अब चलो पॉइंट पे आ जाते हैं। मैं आपको क्यों इतना सारा बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको डिमांड फोरकास्टिंग ही बता रहा था कि कैसे बंदा डिमांड फोरकास्ट करता है। अब मैं बाद में डिमांड फोरकास्ट का पॉइंट को रीड करके दूंगा आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इलास्टिसिटी ऐसे काम करता है कि अगर आप डिमांड फोरकास्टिंग करना चाहते हो तो इलास्टिसिटी आपको समझना पड़ेगा। अब प्राइस इलास्टिसिटी का नॉलेज आपको पहले ही मिल चुका है। अब इनकम इलास्टिसिटी पे थोड़ा किताबी बात कर लेते हैं। Income elasticity of demand is a measure of how much the demand for a good is affected changes in consumers income. आपका इनकम बदलने पे मार्केट में प्रोडक्ट में कितना चेंजेस आता है डिमांड पे। जैसे कि मैं आपको रियल एस्टेट का बताया कि जब कोरोना पीरियड में लोगों के पास पैसा नहीं था, रियल एस्टेट का दाम गिर गया था। आज लोगों के हाथ में पैसा आया, एक साल में मार्केट में अच्छा अच्छा इनकम हुआ। अब इसका भी मैं आपको एक चीजें बताता हूँ। भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, इसके लिए आपको इंडिया का इकोनॉमी समझना पड़ेगा कि जीडीपी ग्रोथ बोलते हैं ना सर, जीडीपी ग्रोथ। अब देखो लास्ट 1 ईयर में इंडिया का जीडीपी ग्रोथ देखो आप, जो बाकी इवन चाइना से भी बेहतर रहा है। चाइना हमसे काफी डेवलप है, बट अगर आप जीडीपी ग्रोथ देखोगे, जस्ट लुक एट दैट, 2021 का एस्टिमेटेड ग्रोथ देखे आप 8.7, मतलब 2021 के एंड बीच में ये बताया गया था कि एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ है 8.7, जिसका इफेक्ट सर 8.7% ग्रोथ इन जीडीपी कोई मामूली बात नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई कंट्री नहीं है आज के डेट में जो इतना ग्रोथ रेट के साथ है, नॉट इवन चाइना। चाइना का ग्रोथ रेट भी दिखा देता हूं आपको, आपको समझ में आएगा कि सर ये जीडीपी ग्रोथ के साथ डिमांड का क्या कनेक्शन, बहुत बड़ा कनेक्शन। क्योंकि मार्केट में पैसा लोग लगाएगा, इन्वेस्ट करेगा, बिजनेस करेगा, तब ना, तब ना। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल, इंडिया में काफी मौका है अभी, और इसके कारण ये लास्ट 1 साल में ये हुआ है। अब चाइना का ग्रोथ रेट देखो, ऐसे चाइना हमसे काफी डेवलप है, लेकिन रिसेंट ट्रेंड का मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप चाइना का जीडीपी ग्रोथ देखोगे तो आपको परसेंटेज समझ में आएगा। क्या चाइना कुछ बता नहीं रहा है क्या? चाइना का जीडीपी ग्रोथ ये देखो कितना है, 3.2%। लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ ये रिसेंट डेटा है, और इसका मेन रीजन कोरोना है। कोरोना चाइना को बहुत तकलीफ दे रहा है, और फिर से देख रहा हूँ हम लोग, अब इसका इफेक्ट इंडिया को मिल रहा है, क्योंकि इंडिया उतना इफेक्ट नहीं कर रहा है कोरोना पे। ये ड्यू टू आवर, क्या बोले सर उसको, मतलब पोटेंशियली बोल सकते हो आप, इंडिया को ये सब पोटेंशियलिटी है, लेकिन चाइना किसी ना किसी तरह से प्रॉब्लम में पड़ जा रहा है, कोरोना से वो बच नहीं पा रहा है। इंडिया में इफेक्ट कंपेरेटिवली काफी लो है, मतलब ऐसे तो दिख रहा है सर, और वही इफेक्ट इंडियन इकोनॉमी में भी आ रहा है, और डिमांड भी बढ़ रहा है। इवन फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग हब, मानो कि जो भी बड़ा बड़ा कंपनी है वो चाइना को जो काम देता था वो इंडिया को दे रहा है, और उसका इफेक्ट पड़ा है सर, फॉरेन पैसा इंडिया में आया, और उसी के कारण इंडियन जीडीपी ग्रोथ हुआ, और उसके ग्रोथ के कारण स्टॉक मार्केट सारे चीजों में डेवलपमेंट देखने को मिला। अब ये क्या है, अब ये है बड़ा लेवल में डिमांड फोरकास्टिंग। सर बात समझ में आ रहा है? अब डिमांड फोरकास्टिंग समझोगे तो इनकम इलास्टिसिटी भी समझ जाओगे कि कब लोगों का इनकम बढ़ता है, कब लोगों का इनकम घटता है, और इनकम बढ़ने पे क्या सुविधा है और क्या असुविधा है। अगर आपको पता है लोगों का इनकम बढ़ने वाला है, तो लोगों के पास पैसा होगा तो लोग इन्वेस्ट करेगा, लोग चीजें खरीदेगा, और उसमें प्रोडक्ट में इलास्टिसिटी भी आएगा। अब चलो थोड़ा माइक्रो लेवल में बात करते हैं। माइक्रो लेवल मतलब
ये जो मैं आपको जीडीपी वगैरह बता रहा था ना, ये मैक्रो लेवल डिस्कशन है। आप सुनना मेरा पहला वाला क्लास में मैं आपको मैक्रो इकोनॉमी माइक्रो इकोनॉमी मिला के बात कर रहा था। अब जीडीपी वगैरह तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है जो एप्लीकेटेड इकोनॉमिक्स है, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द पिलर ऑफ द इकोनॉमिक्स। ये बेस लेवल में बात करता है। जैसे इनकम इलास्टिसिटी से आप कैसे डिमांड को फोरकास्ट कर सकते हो, या फिर क्रॉस से आप कैसे डिमांड को फोरकास्ट कर सकते हो। अब थोड़ा ध्यान दो सर, अगर आपका आइडिया या ओवरव्यू क्लियर हो रहा है, चाहे दुनिया का हो, चाहे भारत का हो, चाहे चाइना का हो, ठीक है, तो आपको सारा बात समझ में आएगा। ठीक है, मतलब हर चीज कनेक्टेड है। जैसे देखो इकोनॉमी में अगर आपको ग्रोथ नजर आए तो आपको स्टॉक मार्केट में उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जिसको समझ में आता है ना कि इंडियन इकोनॉमी में अच्छा होगा, तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके ना उसको चिंता कम होगा। इसका मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ। निफ्टी को देखो आप, लास्ट 1 साल में कोरोना के बाद में इंडियन इकोनॉमिक मार्केट में क्या ग्रोथ दिया है देखो। अगर आप लास्ट 6-7 महीने का देखो सर, ये देखो 15,000 में चल रहा था, 15,000 से अभी 18,000 में चल रहा है निफ्टी, जो स्टॉक मार्केट का एक मिरर है भारत इंडियन इकोनॉमी को बताने के लिए। तो ये जो 3,000 पॉइंट में मार्केट का ग्रो करना, ये बताता है कि इकोनॉमी में डिमांड था, तभी हुआ है, नहीं तो नहीं। नहीं तो कैसे होगा? अब ये प्रेडिक्शन तभी कर पाओगे आप जब आप माइक्रो लेवल में डिमांड को एनालिसिस कर पाओगे। ठीक है, कि कौन से इंडस्ट्री में ग्रोथ हो सकता है, कौन सा प्रोडक्ट पे ग्रोथ हो सकता है, लोगों का इनकम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये ओवरऑल सोच है। देखो सर, हम लोग कई बार ना सिर्फ लोकल खबर सुनते हैं, अरे देखो नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, क्या होगा, सब मार्केट अच्छा नहीं है, बिजनेस अच्छा नहीं जा रहा है, ये कुछ लोकल लेवल खबर है सर। लेकिन आप अगर थोड़ा बड़ा पिक्चर देखना चाहते हो तो आपको इससे बड़ा होके सोचना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा वे में सोचना पड़ेगा, तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अपॉर्चुनिटी है, बस हमें ढूंढना है उसे। अब आप चलो सर, बहुत इधर उधर का बात हम कर रहे हैं आपके साथ, लेकिन अब पॉइंट पे बात करते हैं। अब इनकम इलास्टिसिटी डिमांड इज मेजर ऑफ हाउ मच द डिमांड फॉर ए गुड इज अफेक्टेड चेंजेस इन कंज्यूमर्स इनकम। अब इसको हम लोग अगर थोड़ा सा फॉर्मूला वाइज बात करें तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लोग किस तरीके से बात कर सकते हैं। ऐसा होता है सर, income elasticity of demand means the ratio of percentage change in quantity demand due to percentage change in income of consumers. ओके, अब आप बोलोगे सर लोगों का इनकम बढ़ने से डिमांड कैसे बढ़ता है? मैं आपको बता दिया सर, एग्जांपल बता दिया। परसेंटेज डेल्टा इनकम, इनकम को वाई से डिनोट किया जा रहा है सर। हाँ, इसको सर कोई बोलेगा सर आई से क्यों नहीं करते? आप कोई बोल सकते हो मुझे कि आई से इनकम को बताने से प्रॉब्लम क्या है? हम लोग आई इक्वल्स टू भी इनकम बोल सकते हैं, सर आई से बट इंटरेस्ट नहीं होता। हाँ सर, यही कारण है, ज्यादातर केस में आई से इंटरेस्ट होता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस लेवल में आई से इंटरेस्ट को डिनोट किया जाता है, इसीलिए वाई से इनकम को डिनोट करने का पॉपुलैरिटी ज्यादा है, प्रैक्टिस ज्यादा है। ठीक है, मतलब आप बोल ही सकते हैं सर वाई क्यों? ठीक है, वाई एक्चुअली अर्निंग को बताने के लिए, इनकम को बताने के लिए। आई का प्रॉब्लम ये है कि वो इंटरेस्ट को बताते हैं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा इसीलिए। अब परसेंटेज डेल्टा वाई एंड परसेंटेज डेल्टा क्यू, तो चेंज इन इनकम, परसेंटेज चेंज इन इनकम और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, आपका कितना प्रतिशत इनकम में परिवर्तन हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करके आपका कितना प्रतिशत डिमांड में परिवर्तन हो रहा है। दिस इज इन सिंपल इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको इस तरह से भी आप फॉर्मूला को देख सकते हो, जब आपके पास डेटा पूरा नहीं रहेगा, चेंज का डेटा नहीं रहेगा, तो आप ऐसा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन इनकम इनटू ओरिजिनल इनकम बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। ये फॉर्मूला भी आप यूज करें। ठीक है, जब आपके पास पूरा डेटा परसेंटेज का चेंजेस नहीं पता तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बोला, मानो कि किसी बंदे का इनकम 100 था। ठीक है, अब इनकम बढ़ के 110 हो गया, पहले 100 का इनकम था, अभी 110 हो गया। क्वांटिटी डिमांड ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम 50 टू 55। मतलब पहले अगर वो जब उसका इनकम 100 था, वो किसी प्रोडक्ट का 50 यूनिट खरीदता था, अब उसका इनकम बढ़ गया है, अब उसका इनकम बढ़ गया है, इनकम बढ़ गया तो अब 55 यूनिट खरीदेगा। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक बिहेवियरल अप्रोच बताता हूँ। बिहेवियरल अप्रोच समझते हो? बिहेवियर मतलब इंसान व्यवहार कैसे करते हैं इनकम बढ़ने पे। सुनो, जब एक आप लोग ऐसे जानते हो सर, जैसे ही पॉकेट में पैसा होता है ना,
वो बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं क्या खुजली हो रहा है खर्चा करने का, तो लोगों को होता है सर खुजली, पैसा खर्चा करने का खुजली होता है। थोड़ा सा साउंड बैड लगा बट ये बात है सर, नॉर्मल एक यूज है। पैसा खर्चा करने का एक आदत लोगों को होता है, जैसे ही पॉकेट में पैसा आता है, ठीक है, वो इंसान रह नहीं पाता, अपने शौक की चीज में वो खर्चा करेगा ही करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मानो कि आपके घर में अगर टीवी था, आज के डेट में तो लोग मोबाइल में कर लेते हैं या बाइक में कर लेते हैं, ठीक है, चलो बाइक में ही बात करते हैं, एक नेचुरल बात कर रहा हूँ आपको। जैसे आजकल का एक जो यूथ का जो चल रहा है, स्पेशली लड़का लोगों का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, लड़का लोगों का क्या है कि जॉब मिला कि नहीं, सबसे पहले क्या खरीदेगा बोले तो, आजकल क्या तरीका चलता है, मानो एक जॉब मिल गया तो पहले खर्चा में क्या करता है, माँ पापा के लिए कुछ खरीद खरीद के लाता है, हाँ हो सकता है लाएगा, डेडिकेटेड बच्चा होगा तो जरूर लाएगा, बट माँ पापा से पहले उसके मन में एक ही चलता है कि बाइक कब खरीदना है। हमें राइट और रॉन्ग सर? अरे बताओ ना, हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, नॉर्मल एक केस बता रहा हूँ। अच्छा, बाइक में कौन सा बाइक लेना है, चलो यहाँ से ब्रांड ढूंढो जो अभी पॉपुलर चल रहा है सोसाइटी में, इनमें से कौन सा ब्रांड सबसे पॉपुलर चल रहा है? यूथ के लिए बोल रहा हूं मैं, काम के लिए नहीं। जो काम का बंदा है वो तो हीरो चूज करेगा, जिसके लिए मानो कि फ्यूल कम हो, मतलब पेट्रोल प्राइस कम लगे या फिर माइलेज अच्छा दे, तो हीरो चूज करेगा, माइलेज फ्रेंडली गाड़ी है, ठीक है, स्टाइल में उतना नहीं है। सबसे सबसे पॉपुलर क्या जा रहा है सर, अगर मैं बहुत ज्यादा गलत नहीं हूं तो, हाँ जिसको थोड़ा ज्यादा पैसा है वो केटीएम जावा वगैरह में चला जाएगा, बट इंडियन कॉन्सेप्ट में रॉयल एनफील्ड अभी जावा को भी बीट करके रखा है, जावा केटीएम को भी बेट करके रखा है, जावा केटीएम हार्ले डेविडसन ये सब ठीक है, लेकिन रॉयल एनफील्ड इंडियन ब्रांड है और ये काफी अच्छा बिजनेस कर। अब आपको मैं देखो, एक छोटा सा चीज से आपको मैं समझाता हूँ कि अगर बंदे का पहले जॉब ही नहीं था तो बेसिकली वो इनकम लेस था या फिर कुछ पार्ट टाइम जॉब करता था, मानो कि 5,000 पर मंथ। अब बंदे को जॉब मिला है, एक फुल टाइम जॉब मिला है, ठीक है, सीए इंटर या सीएस इंटर कंप्लीट हो गया या सीए में इंटर हो गया, तो बंदे को 30,000 का नौकरी मिल गया सर। 35,000 तो मिल ही जाता है, एवरेज में बता रहा हूँ, ज्यादा भी मिलता है। 35,000 से 30 से 35,000 पर मंथ का एक जॉब मिला है उसको, ठीक है। अब जैसे ही जॉब मिला, पहला सैलरी मिला, ठीक है, गवर्नमेंट भी हो सकता है प्राइवेट भी हो सकता है, सबसे पहले जाएगा और एक रॉयल एनफील्ड बुक करेगा। अब इनकम बढ़ा तो मार्केट में प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हेलो, जस्ट टेल मी। अरे हाँ या ना? यस सर। अब आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ, कंपनी कैसे बिजनेस करता है और कंपनी के बिजनेस पे लोग इन्वेस्टमेंट कैसे करता है। अब आपको पता है रॉयल एनफील्ड किस कंपनी का है? एनी आइडिया? तो रॉयल एनफील्ड का मेन कंपनी का नाम क्या है? हाँ बोलो। एचआर मोटर? हाँ सर, आईचआर मोटर सर, यस, जिन लोगों भी बोला आईचआर मोटर सही बोला सर। ये देखो, ये रॉयल एनफील्ड का मेन बिजनेस का नाम है, ठीक है, आईचआर मोटर। अभी आईचर मोटर सिर्फ बाइक ही नहीं बनाता, ट्रैक्टर भी बनाता है, बस भी बनाता है, ट्रक भी बनाता है। सर उससे क्या हमें फर्क पड़ता है? फर्क कुछ नहीं है, लेकिन रिसेंट ट्रेंड में रॉयल एनफील्ड बेच के इसने इतना कमाया, उसका इफेक्ट आपको इस कंपनी का शेयर प्राइस पे पता चलेगा। कंपनी का शेयर 2020 में, 2020 की अगर मैं बात करूं तो 1400 करके चल रहा था, और अगर आपको मैं लास्ट 2015 के बाद से बताऊं, एक शेयर का दाम चल रहा था 420, 420 ओनली 2015-16 में। अभी शेयर का दाम चल रहा है 3,195 करके, मतलब 3,000 अप्रॉक्स। मतलब किसी ने भी अगर 2015-16 में 400 टका भी इन्वेस्ट किया है तो आप सोचो कि कहाँ उसका पैसा बढ़ा है। अब आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना ना करना अलग बात, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, मैं आपको डिमांड फोरकास्टिंग बता रहा हूँ। अगर आपको ये पता लग गया कि इकोनॉमी में डिमांड है, ठीक है, यूथ जॉब ले रहा है और जॉब लेने के बाद बाइक खरीद रहा है, ठीक है, मतलब इनकम इलास्टिसिटी काम कर रहा है। इफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स
तो फिर आपका इकोनॉमिक आइडिया क्लियर है ना, तो आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो सर। और इसी तरह से 400 के शेयर में 450 के शेयर में इन्वेस्ट करके आज आप 3000 3500 कमा सकते हो, मतलब एक शेयर का दाम। अब अगर 1000 शेयर, अगर हिसाब दिखाऊं आपको, से है बहुत लोगों के पास, आई नो दैट, 1000 इंटू 400 करके अगर आप इन्वेस्ट किए थे तो 40,000 का इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। आज अगर 1000 करके 3000 का भी वैल्यू अगर करे तो 3 लाख का है। तो आपने 40,000 इन्वेस्ट करके आज उसका वैल्यू 3 लाख बनाया। कैसे बना दिया सर? दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक एनालिसिस. So if you understand the income elasticity, then you can also understand share market, you can also understand investment concept. हर चीज समझ में आएगा. इसीलिए बोलता हूँ सर कि पढ़ाई ना सिर्फ एग्जाम क्रैक तो है ही, बट उससे भी ऊपर बहुत कुछ है. अब मैं ये सब एग्जाम्पल आपको थोड़ा क्लैरिटी के लिए बता रहा हूँ और कुछ नहीं. अब जल्दी से खत्म करने बोलोगे तो अभी 10 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट खत्म कर दूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा समझाने का मूड है तो समझा रहा हूँ सर, ठीक है. अच्छा, तो हो गया. अब कैलकुलेशन करने का बात करते हैं कि आपका पहले 100 का इनकम था, अब 110 हो गया. पहले आप कोई चीज का 50 यूनिट लेते थे, अब 55 यूनिट ले रहे हो. तो आपको पूछा जा रहा है कि भाई इनकम इलास्टिसिटी बताओ, ठीक है. तो कैसे करोगे इसका हिसाब? परसेंटेज तो पता नहीं. अगर परसेंटेज गिवन रहता कि भाई इनकम बढ़ा है 10% में, डिमांड बढ़ा है 20% पे, तो क्या हिसाब लगाते हैं? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम. डिमांड बढ़ा है 20% तो 20% दे देते हैं, और इनकम बढ़ा है 10% तो 10%, तो ये दो आता. लेकिन लेकिन किंतु परंतु बंधु क्या हुआ? हमें परसेंटेज नहीं दिया, हमें सिर्फ डेटा दिया है. तो कौन सा फॉर्मूला लगा है सर? ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर परसेंटेज का इंफॉर्मेशन नहीं दिया है. तो लगाओ ना ये वाला फॉर्मूला, इनकम इलास्टिसिटी. ई फॉर इलास्टिसिटी, वाई फॉर इनकम. इनकम इलास्टिसिटी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वाई इंटू वाई बाई क्यू. अब क्वांटिटी में चेंज कितना हुआ? पहले 50 था, 55 हुआ, तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 5. इनकम पहले 100 था, अभी 110 हुआ, तो इनकम का चेंज कितना हुआ? 10, ठीक है. ओरिजिनल इनकम, ओरिजिनल कितना था? ओरिजिनल 10 तो नहीं होगा सर, ओरिजिनल इनकम 100 होगा ना. ओरिजिनल क्वांटिटी 50 है, तो ओरिजिनल इनकम क्या है? डेल्टा क्यू एंड डेल्टा वाई. डेल्टा क्यू 5 है, डेल्टा वाई 10 है. हाँ ठीक है. डेल्टा वाई चेंज इन इनकम, चेंज इन क्वांटिटी. अब फॉर्मूला में अगर मैं पुट करूं तो चेंज इन इनकम और क्वांटिटी हो गया 5, चेंज इन इनकम हो गया 10 इंटू ओरिजिनल इनकम 100 है ना. ओरिजिनल इनकम में 100 पुट करो और ओरिजिनल क्वांटिटी 50 है, 50 पुट करो. अब हिसाब लगाओ. हाँ सर, ये गलत हुआ है सर, ये 100 होगा. हाँ, ये 10 नहीं 100 होगा. अब हिसाब लगाओ 500 बाई 500. वही मैं सोच रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ है. 500 बाई 500 कितना होता है? इधर हिसाब सही दिखाया गया, बट यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है. 0 1 कम है सर इनकम पे. ओरिजिनल इनकम तो मेरा 100 था. तो इलास्टिसिटी कैलकुलेशन समझ में आएगी नहीं? हेलो, इनकम इलास्टिसिटी का कैलकुलेशन क्लियर है आप लोगों को? यस सर. ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पर इलास्टिसिटी 1 है, मतलब ये जो भी प्रोडक्ट है ये एक नॉर्मल प्रोडक्ट है सर, ठीक है. एक नॉर्मल प्रोडक्ट है, तो इसमें इलास्टिसिटी भी नॉर्मल है. तो ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर है. इनकम बढ़ने से वो खर्चा बढ़ाता है, ठीक है. और उसके बेसिस में भी प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी समझ में आता है, ठीक है. जैसे और भी मैं एग्जांपल दे सकता हूँ. देखना, मैं एक आपको मैं ग्रोसरी मार्केट में लेके चलता हूँ, ठीक है. ग्रोसरी मार्केट में लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल रॉयल एनफील्ड वगैरह तो बहुत बात हो गया. जस्ट एग्जांपल के लिए मानो कि अगर आपका इनकम जब कम था, तब आप मार्केट में अगर मानो आपके बोला है कि बाहर जा रहे हो तो थोड़ा तेल ला लेना, ठीक है, तेल लाना. तो आप दुकान में जाके, अगर आपका इनकम कम है ना, तो आप क्या बोलोगे? 5 kg आटा तो बिल्कुल नहीं लोगे, आप 1 kg आटा लो. तेल बोलेगा ना, तो आप बोलोगे
एक लीटर से ज्यादा तेल बिल्कुल नहीं लाओगे, जरूरत पड़ने से हाफ लीटर लाओगे, खत्म होगा तो फिर लाना, ठीक है। तो लेकिन अगर आपका इनकम बढ़ जाएगा ना, तब आप उल्टा बात करोगे। क्या बात करोगे जानते हो? तब आप बोलेंगे कि 1 लीटर क्या लेना, चलो 5 लीटर लेते हैं, एक की जगह ये 5 लीटर हो जाएगा। मतलब परचेस करने के टाइम पे 1 लीटर की जगह 5 लीटर चूज करोगे, क्योंकि ये सस्ता पड़ेगा, क्योंकि ये सस्ता पड़ जाएगा, ठीक है। ऊपर से आपको जार भी मिलेगा, ऊपर से आपको जार भी मिलेगा। इस तरह का लोग सोचते हैं सर। जैसे ये देखो 170 टका पर लीटर हो रहा है, 5 लीटर का जार लेने से थोड़ा कम पड़ सकता है। अब बात ऐसा है कि ये लोग सोचते हैं, और लोगों का इनकम बढ़ने से वो ज्यादा अमाउंट में खरीदारी करते हैं, ठीक है, चाहे वो आटा के लिए हो, चाहे वो तेल के लिए हो। ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का नेचर है, बिहेवियरल कॉन्सेप्ट है। लेकिन इनकम कम होने से, गांव साइड में लोगों का इनकम जब कम रहता था, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा बचपन में उस टाइम पे इनकम जब पापा का बहुत कम था, जब मैं बहुत छोटा था, ठीक है, और गांव साइड में ऐसे ही लोगों का इनकम थोड़ा कम ही होता है। तो नॉर्मली पापा रहते, तो पापा नॉर्मली मार्केट जाते तो पैकेट वगैरह ही लाता था तेल का। लेकिन अगर कभी माँ हमको बोलता था कि जा बेटा तेल लाना, ठीक है, तो मैं ग्रोसरी स्टोर में, जिसको हम लोग बंगाली लाइन में मोदी खाना बोलते हैं हम लोग, हम मोदी खाना में ना ऐसे डबला लेके जाते थे, सरसों तेल का डिबला होता था, उसी डिबला को हाथ में लेके जाते थे, ठीक है, मतलब बैग में लेके, और दुकानदार को बोलते थे दादा इसमें जितना तेल आता है भर दो। तो दुकानदार क्या करता था, तेल का टीन होता था, ठीक है, तेल आजकल तो ये सब देखने को नहीं मिलता, अगर कहीं मिलता है तो बहुत अच्छा। वो तेल का जो टीन होता है, वो तेल के टीन से उसमें तेल डाल के फिर देता है। इस तरह से भी हम लोग तेल खरीदते थे। आजकल तो सब पैकेजिंग का जमाना आ गया, लेकिन पैकेजिंग का जमाना उनके लिए जिनका इनकम बढ़ा है। जो लोग अभी भी कम इनकम करते हैं, जिनका इनकम अभी भी लो है, वो आज भी वो टीन वाला तेल अपना खुद का पैकेज लेके जाता है और उसमें तेल भर के अभी भी लाता है। मैं आज भी ऐसा लोग देखता हूँ। तो मतलब आप समझ लाना कि वो इसलिए करता है क्योंकि उनके लिए इनकम उतना नहीं है, इसीलिए वो ऐसा करता है। क्या आप लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस है सर? देखो हर चीज में एक्सपीरियंस होना अच्छा होता है, एक्सपीरियंस होने से आपको पता चल जाएगा। ये सब देखो, इनकम इलास्टिसिटी पढ़ने वाला चीज थोड़ी है, महसूस करने वाला चीज। कि भाई जब मेरा इनकम कम था तब मैं क्या करता था, आज मेरा इनकम ज्यादा हो गया तो मैं क्या करता हूँ। तो बेसिकली एक बार कपिल शर्मा शो देखते हो आप लोग? हाँ सर। अरे बड़ा कॉमेडियन है ना कपिल शर्मा। अरे हाँ ना, बताओ ना, सभी कोई जानते होंगे। हेलो। यस। यस सर। तो कपिल शर्मा का शो देख रहा था, पता नहीं आप लोग देखे कि नहीं। तो उसमें अमिताभ बच्चन साहब और जया बच्चन जी वो भी थे। तो शो में नहीं, कोई स्टेज शो में, मतलब कोई आईफा अवार्ड वगैरह होगा। तो उसमें कपिल शर्मा कॉमेडी कर रहा है, मतलब ऐसे पूछ रहे हैं अमिताभ बच्चन को कि वही जैसे मैं आपको बोला ना कि तेल का डबला लेके हम लोग तेल लाने जाते थे, तो वैसा ही एक छोटा सा बात वो कर रहा है, बोल रहा है कि हम लोग अपने बचपन में शैम्पू का डब्बा जब खत्म हो जाता था तो शैम्पू को, डब्बा को अच्छे से ठीक कर लेते थे, फिर उसी में तेल डाल के उसको तेल में यूज करते थे। तो क्या अमिताभ बच्चन भी कभी ऐसा किया है क्या? दूसरा सवाल किया कि साबुन नहाते नहाते अगर नीचे गिर जाए, तो क्या अमिताभ बच्चन साबुन को नीचे से उठा के यूज करता है क्या? तो बड़ा ही कॉमेडी वाला कॉन्सेप्ट था वो, ऐसे ही थोड़ा सा उल्टा सीधा कॉमेडी करता है, लेकिन बड़ा मजेदार लगा कॉमेडी। ठीक है, तो जया बच्चन बड़ा गुस्सा हो गया, बोले तेरे को बाद में देखता हूँ, ये सब कोई सवाल है? तो जो भी हो, इट्स जस्ट इनकम इलास्टिसिटी का ही एक कॉन्सेप्ट है कि इंसान का इनकम बढ़ने से लोगों को ऐसा ही लगता है कि शायद वो सस्ता वाला काम शायद नहीं करेगा, शैम्पू के डबला में तेल नहीं भरेगा, या साबुन अगर नहाते नहाते गिर जाए तो उठा के नहीं नहा लगाएगा। सो वट एवर, इट्स लाइक अ कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम इलास्टिसिटी, इट्स दिस इज अ बिहेवियरल साइंस। ठीक है, ये इंसान का एक बिहेवियरल अप्रोच है, कंज्यूमर बिहेवियर है सर। ओके। अच्छा, इनकम इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए कोई आर्क मेथड नहीं होता सर, याद रखें। हाँ, इनकम इलास्टिसिटी के लिए कोई आर्क कॉन्सेप्ट काम नहीं करता। इनकम इलास्टिसिटी कितना तरह का होता है? नॉर्मली इनकम इलास्टिसिटी को ना दो तीन तीन तरीके से बताया जाता है। पॉजिटिव इलास्टिसिटी, नेगेटिव इलास्टिसिटी, जीरो इलास्टिसिटी। पॉजिटिव इलास्टिसिटी अगर किसी चीज का है, जैसे मानो अगर इलास्टिसिटी एक आया, जैसे हम लोग अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें हमें पता चला कि इलास्टिसिटी 1 है। अगर इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा, मतलब अगर 2 होता, ठीक है, मतलब 1 से कुछ भी ज्यादा अमाउंट, या इलास्टिसिटी लेस देन 1 मतलब 0.5 वगैरह होता, लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं। तो नॉर्मली अगर वो नॉर्मल गुड्स है या लग्जरी गुड्स है, ठीक है, जैसे मानो कोई भी नॉर्मल गुड्स,
ठीक है, जो जरूरी चीजें हैं, नॉर्मल है, ठीक है, या लग्जरी, देयर विल बी पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड। मतलब इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ता है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं सर, घर पे एसी लगाने के, जब एयर कंडीशन लगाने का बात होता है, ठीक है, तो बंदा एयर कंडीशन कब लगाता है? इनकम बढ़ने से लगाएगा कि इनकम कम होने से लगाएगा? बोलो ना, एसी का बिल ज्यादा आता है, एसी का हवा अच्छा लगता है, वो अलग बात की तबीयत खराब होता है, दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट आपके घर में एसी तब लगा, मानो पहले एसी नहीं था, अब एसी लग रहा है, तो इनकम बढ़ा तभी लगाया क्या कि इनकम कम हुआ तो लगाया क्या? प्लीज इतना सा जवाब दे दो। इनकम बढ़ा। है ना? रॉयल एनफील्ड बाइक की जगह आप एक नॉर्मल टीवीएस या हीरो का बाइक भी ले सकते थे, आपको 70 से 80 हजार में आ जाता। लेकिन आप 1.5 लाख खर्चा करके, डबल खर्चा करके रॉयल एनफील्ड ही क्यों लिए? इनकम बढ़ा बोल के ना। तो रिलेशनशिप कैसा होगा? इनकम बढ़ने से नॉर्मल गुड्स या लग्जरी गुड्स का डिमांड बढ़ता है। जैसे मानो कि आजकल क्या टीवी चलता है मार्केट में, किस तरह का टीवी बोलते हैं उसको? एंड्रॉइड टीवी सर। हाँ, मानो आपके घर में एक नॉर्मल पोर्टेबल टीवी है, ठीक है, नॉर्मल एलईडी, वो सब क्या बोलते हैं, एंड्रॉइड वगैरह नहीं है, एक नॉर्मल पोर्टेबल टीवी है जो 5-7 हजार 8 हजार में आ जाता है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, एक बड़ा स्क्रीन वाला टीवी चाहिए, ठीक है, बड़ा स्क्रीन, मतलब ये छोटा स्क्रीन वाला तो नॉर्मली 13-14 हजार में आता है, 32 इंच का, आपको चाहिए 55 इंच का, ठीक है। तो यही टीवी अगर आप 55 इंच के लगाने जाओगे तो आपका दाम पड़ जाएगा, कितना पड़ जाएगा सर? 30 हजार के आसपास, 30 हजार तो गिर जाएगा, ठीक है। ये देखो गूगल टीवी कितने का दाम बता रहे हैं? 38-39 हजार का दाम बता रहे हैं। 55 इंच 4K अल्ट्रा HD स्मार्ट एलईडी एंड्रॉइड, गूगल टीवी एंड्रॉइड में चलेगा। तो आपका इनकम बढ़ने से तभी ना आप इसको लेने के लिए सोचोगे। इनकम नहीं है तो फिर थोड़ी ना लेना है। तो ये अगर इसको आप नॉर्मल गुड्स बोलो या लग्जरी गुड्स बोलो, ठीक है, डिपेंड करता है लोगों के ऊपर। कोई चीज किसी के लिए लग्जरी है तो किसी के लिए नॉर्मल है। 38 हजार किसी के लिए नॉर्मल भी हो सकता है, किसी के लिए ही लग्जरी हो सकता है ना, डिपेंड करता है। लेकिन जो भी हो, अगर वो गुड्स आपके लिए नॉर्मल या लग्जरी है तो पॉजिटिव इलास्टिसिटी काम करता है, इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा। मतलब इनकम कम होगा तो डिमांड भी कम होता है। तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। ये भी 3 तरह का हुआ। मतलब ये सिंपल नॉलेज है। अगर इलास्टिसिटी 1 मतलब पॉजिटिव, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 तो भी पॉजिटिव, इलास्टिसिटी लेस देन 1 तो भी पॉजिटिव। लेकिन आपकी इनकम बढ़ने के साथ, मतलब इनकम ग्रो, मार्केट में डिमांड भी बढ़ेगा। मतलब ऐसा प्रोडक्ट का यही यही है इकोनॉमिक्स एनालिसिस। मतलब अगर किसी को पता चल जाए कि इनकम अगला अगला इनकम बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, ठीक है, मतलब आगे के इकोनॉमिकल फोरकास्ट क्या है कि अगर आपको पता लग जाता है या समझ जाते हो आप कि भाई लोगों का इनकम बढ़ने वाला है क्योंकि गवर्नमेंट अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, जॉब क्रिएट कर रहा है, तो इनकम बढ़ेगा। तो अगर इनकम बढ़ेगा, ठीक है, तो नो डाउट इलास्टिसिटी में पॉजिटिविटी आएगी। अच्छा, नेगेटिव इलास्टिसिटी किससे कब होगा? लेस देन 0 होगा तो। इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स में ऐसा होता है। इंफीरियर क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफीरियर? इंफीरियर मतलब लो क्वालिटी। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लो क्वालिटी? सर लो क्वालिटी तो डिपेंड करता है मैन टू मैन। बात को समझे सर, लो क्वालिटी मैन टू मैन डिपेंड करता है। अब देखो, आपका मैं टीबी में एग्जांपल दे रहा था, तो टीबी पे बता देना, आपका इनकम कम है, आप बहुत ही कम कमाते हो, तो ऐसे केसेस में आप एक छोटा मोटा टीवी लेने के लिए सोचोगे 5-7 हजार के अंदर। इस टीवी का क्या दाम पड़ जाता है नॉर्मली? सबसे कम क्या है? 9 हजार में भी टीवी दिख रहा हूँ मुझे यहाँ पर। 5-7 हजार में भी टीवी आ सकता है क्या? जैसे ये कोडक कंपनी का टीवी बता रहे हैं। कोडक ऐसे तो कैमरा के लिए बड़ा फेमस है, बट आजकल टीवी भी बना रहे हैं, चलो अच्छा है। तो कोडक का ये टीवी बता रहे हैं 9 हजार का, ठीक है। अब मानो जो कभी जिंदगी में टीवी नहीं देखा, या फिर जिसके लिए टीवी बहुत ही महंगा लगता था, उसके लिए टीवी इंफीरियर नहीं होगा, वो उसके लिए मतलब काफी अच्छा हो जाएगा। लेकिन आप सोचो कि अगर आप 55 इंची का टीवी में बड़े हुए हो, तो आपके लिए कोडक का ये 10 हजार का टीवी इंफीरियर ही होगा, ठीक है। तो आपका इनकम बढ़ेगा तो ये 10 हजार का टीवी आपके लिए एक बहुत ही, क्या बोलेंगे, लो क्वालिटी लगेगा। ये क्या है, कुछ नहीं है, इसमें रिजोल्यूशन कम है, इसमें ये कम है, वो कम है, ठीक है, इसमें एंड्रॉइड अच्छा से काम नहीं करेगा, ये इसको मत लो। तो किसको लेना है फिर? थोड़ा महंगा देखो यार, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, नहीं थोड़ा अच्छा देखेंगे,
हमें कुछ दामी चाहिए, कुछ महंगा चाहिए, तो आप बोलोगे कम से कम 25,000 वाला टीवी चाहिए, हाँ कम से कम। तो सवाल ये है कि अगर आपका इनकम बढ़ता है, जिस प्रोडक्ट का डिमांड कम होता है, इनकम बढ़ने से डिमांड कम हो जाएगा, वेरेवर इनकम इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, तब वो नेगेटिव इलास्टिसिटी। तो नेगेटिव इलास्टिसिटी ऑलवेज लेस देन जीरो है, मतलब ये रिलेशनशिप उल्टा है, इनवर्स है। जैसे इसमें रिलेशनशिप पॉजिटिव था, इनकम बढ़ेगा, पॉजिटिव रिलेशन, इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा। इसमें नेगेटिव रिलेशन, इनकम बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगा, क्योंकि गुड्स लो क्वालिटी हो गया। जैसे जब बंदे के पास पैसा नहीं था, वो रोड साइड में खाना खाता था, ठीक है, छोटा मोटा होटल, छोटा मोटा पाइस होटल बोलते हैं ना सर, छोटा मोटा रास्ते का पाइस होटल में खा लेता था, ठीक है। लेकिन इनकम बढ़ने से ना पाइस होटल में नहीं, खाना हजम नहीं होता। क्यों? अभी रेस्टोरेंट का खाना पेट में गिर गया ना, तो जैसे रेस्टोरेंट का खाना पेट में जाना चालू हो गया, अब और पाइस होटल का खाना उसको हजम नहीं होता, सिंपल बात है। तो पाइस होटल जो है, मतलब जो वो अभी लो क्वालिटी हो गया। देखो सर, अब मैं रोड साइड खाने को लो क्वालिटी तो नहीं बोल सकता, लेकिन जब आपका इनकम बढ़ जाता है, आप थोड़ा सा हाई क्वालिटी देख लेते हो, ठीक है, सो कॉल्ड हाई क्वालिटी, आई डोंट नो, डिपेंड करता है मैन टू मैन, ठीक है। लेकिन आप अगर रेस्टोरेंट में जाके खाओगे, तो फिर आपके लिए रोड साइड का खाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आपको देख के भी प्रॉब्लम होगा, धूल धक्कड़ के अंदर खाना है, ठीक है, लेकिन रेस्टोरेंट में विदाउट धूल धक्कड़ खाना है, तो आपके लिए इन्फीरियर है। तो आपका इनकम बढ़ने से आप ऑटोमेटिकली रोड साइड खाना खाना बंद कर दोगे। तो रिलेशनशिप कैसा हो गया? इनवर्स। कभी वही बंदा रोड साइड का खाने खाने के लिए पागल होता था, आज इनकम बढ़ गया तो रोड साइड इसके लिए लो क्वालिटी हो जाता है। ह्यूमन बिहेवियर सर, ह्यूमन बिहेवियर, इकोनॉमिक्स और कुछ भी नहीं, हमारे जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ कहानी है। जो जिंदगी को समझ लिया, मतलब जिंदगी, मतलब जिंदगी का बहुत पहलू होता है, ये फाइनेंशियल पहलू। क्या पहलू? फाइनेंशियल पहलू, ठीक है, फाइनेंशियल साइड ऑफ आवर लाइफ। हमारे जिंदगी का फाइनेंशियल बिहेवियर या फाइनेंशियल साइड को जो समझ जाता है ना, वो इकोनॉमिक्स में उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जो फाइनेंशियल बिहेवियर को नहीं समझ पाएगा, उसके लिए इकोनॉमिक्स टफ हो जाता है। जीरो इलास्टिसिटी क्लियर है ना? नेगेटिव इलास्टिसिटी समझ गया ना? इनकम नेगेटिव मतलब इनकम ग्रो, इंफीरियर को गुड्स का डिमांड लो, ठीक है, इनकम कम हो जाएगा, इंफीरियर का बढ़ जाएगा, उल्टा रिलेशन, इनवर्स। इनकम इंक्रीजेस, डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर इनकम डिक्रीज होगा तो इंफीरियर गुड्स ही आपके लिए अच्छा लगेगा, तब उसी का डिमांड बढ़ जाता है। सर थोड़ा बताइएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। जीरो इलास्टिसिटी, जीरो इलास्टिसिटी कब हो सकते हैं? नेसेसिटी के केस में। इनकम बढ़े कम ही फर्क नहीं पड़ता, जितना डिमांड था उतना ही रहेगा। जैसे डेली का राइस, डेली का दाल, ठीक है, लेंटिल्स, ठीक है, ये सब चीजों का थोड़ी ना चेंज होगा। मतलब अगर आप अंबानी बन गए तो राइस छोड़ के कुछ और खाओगे क्या? हाँ, पहले आप बम्बानी थे, बम्बानी मतलब जो गरीब बंदा, ठीक है, पहले आप बम्बानी थे, अब आप अंबानी बन गए। तो आप मुझे एक चीज बताओ, बम्बानी जब जब था आप राइस खाते थे, अब अंबानी बन गए तो क्या राइस में सोना लगा के खाओगे? हाँ, राइस ही ना खाओगे रे बाबा। एक राइस का मैक्सिमम कितना दाम हो जाएगा? 500 टका केजी। वो कोई भी खा सकता है, एक दिन के लिए तो खा ही लेगा, डेली नहीं खाएगा बट कभी ना कभी खा लेगा, ठीक है, जो भी हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। जैसे विराट कोहली पानी पीता है कितने का जानते हो आप लोग? विराट कोहली का जो पानी है ना, वो 1000 टका लीटर है। 1 लीटर पानी का दाम है 1000 रुपीज। सर माना बोलता है कि इस पानी में, जैसे देखने में ब्लैक कलर का होता है, सुना मैंने, तो उसमें सारे के सारे क्या बोलते हैं उसको, मिनरल्स वगैरह एकदम प्रॉपर क्वांटिटी में, जो उसके न्यूट्रिशन का काम करता है। दैट्स अ डिफरेंट इशू। फिट, वो काफी फिट भी है, बहुत फिट है, काफी नहीं बहुत फिट है, वन ऑफ द फिटेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसमें तो कोई दोहराई नहीं, इतना अच्छा फिटनेस तो बहुत कम लोगों का है। सो वट एवर, आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से इलास्टिसिटी डिपेंड करता है। जीरो इलास्टिसिटी नेसेसिटी पे होता है। अगर आपका जरूरत का चीज है तो इनकम कितना भी बढ़ जाए या कितना भी घट जाए,
जितना जरूरत का चीज है उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, तो इसे हम लोग जीरो इलास्टिसिटी कहेंगे। बोलो सर, समझ में आया ना? अब सिमिलर वे में अगर आप इसी को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करोगे, जैसे मैंने आपको लास्ट दिन समझाया था उसी तरह का सिमिलर टाइप में, अगर आप इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करो कैसे दिखेगा? देखो पहले आपका इनकम कम था, अब इनकम बढ़ा। जब इनकम कम था इतना क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, अब इनकम ग्रो कर रहा है, ठीक है। पहले अगर 10,000 कमाते थे तो अभी 15,000 कमा रहे हो। तो पहले अगर 5 यूनिट खरीदते थे तो अभी 10 यूनिट खरीदते हो, ठीक है। 10,000 इनकम में अगर 5 क्वांटिटी खरीदते थे, 5 kg खरीदते थे तो अभी 10 kg खरीदते हो, ठीक है। तो क्वांटिटी बढ़ा, तो क्वांटिटी बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा। ये देखने में थोड़ा ऐसा होता है सर, ये देखने में ऐसा होता है, तब ऐसा लगेगा जैसे अपवर्ड हो रहा है, बट ये दिखाने का एक तरीका है कि मेरा इनकम बढ़ा तो मेरा डिमांड बढ़ा, ठीक है। इसे टाइप, इसे तरीका। अब कोई बोलेगा सर डिमांड का आप तो डाउनवर्ड होते हैं, बट ये तो देखने में अपवर्ड जैसा लग रहा है। सर बात देखने में कैसे लग रहा है वो नहीं है, आप ये देखो कि इनकम बढ़ने के साथ साथ डिमांड बढ़ा क्यों, बस यही है। अब इसको ग्राफ में जैसे प्रेजेंट हो रहा है। दूसरा पॉइंट भी देख लो, ग्राफिकली ये सब ड्रॉ करना सर। दूसरा देख लो, इनकम बढ़ा है y से y1। जब आपका इनकम इतना था तो इतना क्वांटिटी डिमांड करते थे, इनकम ग्रो किया, अब इतना क्वांटिटी कर रहे हो। अभी देखो इनकम आपका हल्का सा ही बढ़ा है, बट डिमांड आपका कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। इनकम इतना नहीं बढ़ा, उसके साथ डिमांड कुछ ज्यादा ही बढ़ गया, मतलब इलास्टिसिटी हाई है प्रोडक्ट का। तो इस केस को हम लोग इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, इक्वल्स 1 था। यहाँ पर इनकम आपका काफी बड़ा है पर डिमांड उतना नहीं बढ़ा, लेकिन बड़ा है इनकम। काफी डिफरेंस हुआ है, 10,000 से मानो 20,000 हो गया है, लेकिन प्रोडक्ट का डिमांड में उतना परिवर्तन नहीं आया, हल्का सा परिवर्तन हुआ। तो हो सकता है पहले 5 kg लेते थे अभी 6 kg लेते थे, जस्ट लाइक दैट। लेकिन इसमें भी आपका डिमांड में चेंजेस हुआ है, लेकिन उतना हाई नहीं। तो ये बेसिकली लेस देन इलास्टिक है, लेस देन 1 है, 0.5 होगा, 0.3 हो सकता है। इंफीरियर गुड्स का क्या होता है? अब जितना आपने पढ़ा अभी उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, लास्ट दिन का क्लास अगर किसी को याद है ना उसको सब समझ में आ रहा है, जो प्रीवियस लेक्चर समझा था उसको पूरा समझ में आ रहा है। इंफीरियर में इनकम आपका बढ़ रहा है, बात को समझे, तो इंफीरियर का डिमांड गिरने लगेगा, इलास्टिसिटी नेगेटिव है। इधर इनकम जितना बढ़ेगा उतना डिमांड गिरेगा, इनकम जितना बढ़ेगा डिमांड उतना गिरेगा। इंफीरियर है ना, मतलब आपका इनकम बढ़ने से वो आपको लो क्वालिटी लगता है। रेस्टोरेंट का खाने खाने वाले लोग अभी जो जो पहले रोड साइड खाना खाता था अभी रेस्टोरेंट में खाते हैं, तो अभी उसको रोड साइड खाना अच्छा नहीं लगता। समझ आ रहा है ना सर? यस सर। नेसेसिटीज के केस में क्या होता है? नेसेसिटीज के केस में क्या होता है? इनकम कुछ भी हो, नेसेसिटीज का डिमांड उतना ही रहता है, इलास्टिसिटी जीरो है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है सर, थोड़ा ध्यान दीजिए। इनकम और इधर है डिमांड। अब जितना सारा पॉइंट यहाँ पर आपने लिखा ना, मतलब ग्राफिकली प्रेजेंट किया, कभी इक्वल्स टू 1 किया, कभी ग्रेटर देन 1 किया, कभी लेस देन 1 किया, तो कभी लेस देन 0 किया, तो कभी इक्वल्स टू 0 किया। अब ये सारे ग्राफ को अगर आप प्लॉट करते हो, जैसे देखो ग्रेटर देन 1 को प्लॉट करो, ग्रेटर देन 1 का देखो थोड़ा फ्लैट है ना सर, ठीक से देखो सर, अपना आई कांटेक्ट प्रॉपर रखो तो आपको पता चलेगा कि हो क्या रहा है। ये ग्रेटर देन 1 है, तो ये ग्रेटर देन 1 का ग्राफिकल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा फ्लैटर है। ये इक्वल्स टू 1 है, ये इससे थोड़ा सा स्टीप है। ये लेस देन 1 है, ये उससे थोड़ा और ज्यादा स्टीप है। जो 0 है वो एकदम स्ट्रेट है, और जो लेस देन 1 है, लेस देन 0 है, वो उल्टा हो जा रहा है ऐसा। अब ये जो एक कार्व बना ना सर, हेलो, कार्व दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। इस कार्व का एक नाम है, ये और कुछ नहीं हुआ, जस्ट इसको पुट डाउन किया गया। ग्रेटर देन 1, इक्वल्स 1, लेस देन 1, 0, लेस देन 0। इसको जैसे ही हम लोगों ने पुट किया तो ये एक शेप लिया और इसका नाम है एंजल्स का।
क्या बोलते हैं इसको? एंजल्स का, या फिर और एक नाम है सर इसका, एंजल नाम का बंदा ने बनाया था इसलिए नाम है एंजल का, लेकिन इसका क्या नाम है? आईसीसी, इनकम कंजम्पशन का। कोई डाउट? बोलो, क्यों है, किस लिए है, कैसे हुआ? डाउट है सर कुछ? पूछ लो, बता देंगे। यस सर, अरे ये बेंड बैकवर्ड्स क्यों हो रहा है? पेंट बैकवर्ड क्यों हो रहा है, मतलब ये ऐसा क्यों हो गया? ये तो जस्ट फुट के कारण। मुझे एक चीज बता, ये जो ग्रेटर देन वन है, इसका डिमांड का आपका प्रेजेंटेशन का तरीका कैसा था? ऐसा था, मतलब फ्लैट है ना हल्का। इक्वल्स टू वन यस जो है उससे थोड़ा सा स्टीफ है, इतना फ्लैट तो नहीं है। तो बस इसी के हिसाब से यहाँ पर फोटो, अगर तुम इसको देखोगे लेस देन वन को, जो इससे थोड़ा सा स्टीफ ज्यादा है, हाँ या ना? यस सर। स्टीफ मतलब खड़ाई से, खड़ाई मतलब कितना ज्यादा उसका स्टीफनेस है, स्टीफ खड़ाई है। जीरो जो है वो और खड़ाई है, मतलब उसमें तो कोई, मतलब ये तो पूरा स्ट्रेट है। लेकिन जो नेगेटिव है, लाइन अप हाँ, और जो और नेगेटिव है नेगेटिव। वो ऐसा है ना, पीछे चला गया। क्योंकि इनकम बढ़ता गया, यस सर। उसका डिमांड धीरे 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 घटता गया। इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसा हुआ? ऐसा। इसको जब हम लोगों ने जस्ट कनेक्ट किया तो कैसा हुआ? ऐसा बेंड होगा। ये ओके। और ये बस इसीलिए हुआ कि हमारे इनकम के ऊपर बेस करके हमारा कंजम्पशन कर्व बन गया, जो बेसिकली डिमांड से ही बना। तब डिमांड का पैटर्न इनकम के चेंजेस पे जैसा रहा, उस पे जो कार्व बना वो है आईसीसी या एंजल्स का। ठीक है? ये ठीक है ना? यस सर। अब देखो, दो लाइन के लिए मुझे कितना बात करना पड़ा, लेकिन बात दो लाइन का नहीं है, कॉन्सेप्ट का था। ऐसे मैं थोड़ा बता दिया, आज थोड़ा जो उसमें था इनकम के बारे में बताने के लिए। अच्छा, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी भी जान लो सर। हाँ, डिमांड फोरकास्टिंग तो मैंने बता दिया, अब थोड़ा क्रॉस प्राइस भी जान के चले जाओ सर। हाँ, इतना भी कुछ चीज है नहीं। Now, what is cross price elasticity? The cross price elasticity of demand between two goods measure the effect of the change in one goods price on the quantity demand on the other good. सर, ऐसे रटने जाओगे तो जिंदगी लग जाएगा, फिर भी रटना पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा, रट सकते हो, रटना समझते हो ना? मुखोश तो करा इन द सेंस मगअप करो। क्या कहता है? क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन टू गुड्स मेजर द इफेक्ट ऑफ द चेंज इन वन गुड्स प्राइस ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द अदर गुड। अब जितना मर्जी चिल्लाते रहो, देखो कब याद होता है। ठीक है सर, ऐसा नहीं करना है, समझना है। अब कैसे समझेंगे इसको? इसको समझाने का एक सिंपल तरीका अपनाते हैं। क्या तरीका अपना जाए क्रॉस इलास्टिसिटी को समझने का? सर, सबसे पहले तो आपको मैं फॉर्मूला बता दूं, फिर एग्जांपल में आता हूं, अभी का भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अवधि का भी समझ में आ जाएगा, ज्यादा समय नहीं लेंगे सर इस पॉइंट पे। लेकिन थोड़ा सा ना कंसंट्रेशन लेवल टॉप लेवल का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कंसंट्रेशन हिला ना तो आपको बहुत कठिन लगेगा, लेकिन अगर कंसंट्रेशन बराबर का है तो बहुत सहज है, बहुत। The cross elasticity of demand is proportional change in quantity of X demanded resulting from the given relative change in the price of related commodity Y. इसको अगर मैं फॉर्मूला में डालूं तो क्रॉस इलास्टिसिटी को ऐसे लिखा जाता है, EC मतलब क्रॉस इलास्टिसिटी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ X डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ Y। अब Y, प्राइस ऑफ Y मतलब Y क्या है यहाँ पर? Y मतलब इनकम नहीं, Y मतलब Y गुड्स को बोला गया, X मतलब X गुड्स को बोला गया। ठीक है, अब क्या कहना चाहता है? वाई गुड्स के दाम के परिवर्तन के कारण एक्स गुड्स के डिमांड पे, बात को समझे, वाई गुड्स के प्राइस के परिवर्तन के कारण एक्स गुड्स के क्वांटिटी डिमांड में जितना परिवर्तन आता है उसे क्रॉस इलास्टिसिटी कहते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पे हम ऐसे भी बात कर सकते हैं। एक पॉपुलर एग्जाम्पल लेते हैं। अगर y को हम टी समझे चाय, और x को अगर हम लोग कॉफी समझे, तो ऐसे बात कर सकते हैं। टी के दाम के परिवर्तन के कारण कॉफी के डिमांड में जो परिवर्तन आया उसे हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी कहेंगे। बात समझ में आया सर? चाय का दाम, मानो पहले 100 ग्राम चाय का दाम था, 100 ग्राम चाय का दाम था 50 रुपीज, लेकिन 100 ग्राम चाय मार्केट में ड्यू टू एनी रीजन 100 रुपीज में बिक रहा है, तो चाय का दाम बढ़ गया। तो कस्टमर बोल रहे भाई चाय नहीं पियेंगे, उससे अच्छा कॉफी सस्ता चल रहा है, 100 ग्राम कॉफी 70 टका। कॉफी में प्रॉब्लम नहीं रहा, चाय का दाम में परिवर्तन हुआ है। तो चाय के दाम में परिवर्तन के कारण अब चाय का दाम बढ़ गया, तो चाय का डिमांड घट जाएगा, लेकिन बदले में लोग कॉफी लेगा, कुछ तो लेगा रे बाबा। क्रॉस, चाय के बदले में कॉफी लोग यूज करते कि नहीं करते? प्लीज टेल मी, क्या टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूटली यूज होता है? यस और नो, जल्दी बोलो। यस सर। तो अगर मार्केट में ड्यू टू एनी रीजन, हो सकता है आसाम में चाय अच्छा नहीं हुआ, हो सकता है दार्जिलिंग का चाय अच्छा नहीं हुआ ड्यू टू बारिश, ड्यू टू वेदर कंडीशंस, लेकिन इंडिया में कॉफी प्रोडक्शन अच्छा हुआ है, साउथ इंडिया में, तो मार्केट में कॉफी कॉम्पेरेटिवली सस्ता दिख रहा है, जो नॉर्मली नहीं होता। लेकिन ड्यू टू एनी रीजन हुआ है ऐसा कि टी का दाम बढ़ गया, तो लोगों के लिए टी बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, तो लोग बोलेगा नहीं भाई इतना महंगा टी खाने से अच्छा है कॉफी पीते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल था और कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल था। सब्स्टिट्यूट गुड्स में ऐसा हो सकता है कि एक गुड्स के दाम के परिवर्तन के कारण दूसरे गुड्स के डिमांड में जो परिवर्तन आता है उसमें क्रॉस इलास्टिसिटी आ जाता है। क्रॉस इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूट गुड्स पे भी हो सकता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब परिवर्तित गुड्स, परिवर्तन में आप जो यूज कर रहे हो दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट, बदले में क्या यूज कर रहे हो। लेकिन क्रॉस दो तरह का होता है, एक सब्स्टिट्यूट पे होता है और एक कॉम्प्लीमेंट्री में होता है। अब ध्यान से सुनो, टी और कॉफी सब्स्टिट्यूट था, अब कॉम्प्लीमेंट्री में बात करूंगा। एक पॉपुलर एग्जांपल लेता हूं ताकि आप लोग कनेक्ट कर पाओ, पेट्रोल एंड कार। सर अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, अगर पेट्रोल का दाम कल 100 से 200 हो जाए, अभी 100 के आसपास चल रहा है ना, तो अगर कल 100 लीटर के जगह 200 पर लीटर हो जाए, कार का बिकना कम होगा कि ज्यादा होगा? जल्दी बोलो। हेलो, अभी 100 लीटर करके पेट्रोल वगैरह चल रहा है, अगर 100 लीटर की जगह, पर लीटर की जगह 200 पर लीटर हो जाए पेट्रोल का प्राइस, तो सेल में कार का डिमांड बढ़ेगा कि घटेगा? सर इलेक्ट्रिक कार का डिमांड बढ़ जाएगा। सर इलेक्ट्रिक यहाँ पर नहीं है, मैं नॉर्मल कार का, पेट्रोल का बात बोला तो पेट्रोल कार का बात करो। तो सर पेट्रोल कार का डिमांड घट जाएगा। तुम जो इलेक्ट्रिक और पेट्रोल कार बोले ना वो सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गया सर। चलो मैं तुम्हारा एग्जांपल ले लूंगा, लेकिन मैं आपको, पेट्रोल का क्या प्राइस चल रहा है अभी? $95, $96 हो गया क्या? दाम कम हो गया क्या? $106 बता रहा है 27 दिसंबर का, ठीक है। अब पता नहीं जो लोग पेट्रोल लिए हो रिसेंटली उनको पता है, मैंने तो नहीं लिया तो मुझे नहीं पता अभी, लेकिन 100 के आसपास ही होगा, उसी के आसपास। तो सिंपल बात है कि अगर पेट्रोल का दाम बढ़ जाता है, जैसे आपको बता दूं कि पेट्रोल का प्राइस में भारत में चेंजेस आया है सर लास्ट 1-2 साल में, स्पेशली कोरोना पीरियड में पेट्रोल का दाम दिन पे दिन बढ़ता गया, 80 से 100 में चला गया। तो अगर कभी कल ऐसा हुआ कि 100 से 200 में चला जाए, जैसे आपको मैं बता दूं श्रीलंका में, पाकिस्तान में पेट्रोल का प्राइस बहुत महंगा हो गया था कोरोना पीरियड में। इवन लास्ट 6 महीने पहले पेट्रोल प्राइस इन पाकिस्तान, श्रीलंका देख लो, पागल हो जाओगे आप, 300 350 चल रहा था, 370 श्रीलंका में, कभी तो 500 टका भी क्रॉस कर गया था श्रीलंका में पेट्रोल का दाम। इकोनॉमी बहुत खराब हालत में है वहां पर, इसीलिए। तो ऐसे सिचुएशन में कार का डिमांड कम हो जाता है। अब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है ना सर, कॉम्प्लीमेंट्री समझते कि नहीं? मतलब
दोनों एक साथ ही काम करेगा। बिना पेट्रोल का कार का क्या होगा सर? और बिना पेट्रोल का कार का भी कुछ दाम नहीं, और बिना कार मतलब कार है पेट्रोल नहीं, पेट्रोल महंगा है तो फिर कार लेके क्या करोगे? तो जो पेट्रोल रेगुलर खर्चा है, जो रेगुलर खर्चा नहीं उठा पाएगा वो क्या करेगा? गाड़ी खरीदना कम कर देगा या बंद कर देगा, अभी नहीं बाद में लेंगे, जब पेट्रोल सस्ता होगा तब गाड़ी खरीदेंगे। सिंपल बात है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में ऐसा होता है। तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या हो गया? अगर पेट्रोल का दाम कम हुआ तो डिमांड बढ़ेगा, और अगर पेट्रोल का दाम पेट्रोल प्राइस डिक्रीज, कार डिमांड इंक्रीज, है ना सर? पेट्रोल प्राइस डिक्रीज तो कार का डिमांड इंक्रीज, एंड उल्टा पेट्रोल प्राइस इंक्रीज तो कार का डिमांड डिक्रीज। रिलेशनशिप कैसा है? नेगेटिव है। नेगेटिव रिलेशन बोलते हैं। पेट्रोल के दाम कम होगा तो कार का डिमांड बढ़ेगा, पेट्रोल का दाम कम ज्यादा होगा तो कार का डिमांड कम हो जाएगा। अपोजिट रिलेशन है कि नहीं सर? अरे बोलो ना, रिलेशनशिप ऑपोजिट है, हाँ या ना? यस सर। तो ऑपोजिट को हम लोग नेगेटिव बोलते हैं या इनवर्स बोलते हैं। ऑपोजिट बोलो, इनवर्स बोलो या नेगेटिव बोलो। तो ये भी क्रॉस इलास्टिसिटी है, एक के ऊपर दूसरे का डिमांड डिपेंड करता है। और ऐसे सिचुएशंस हमें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में देखने को मिलता है। सो कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड जो होता है, इलास्टिसिटी, वो क्रॉस इलास्टिसिटी होता है, ठीक है। और इस तरह का रिलेशनशिप को हम लोग नेगेटिव इलास्टिसिटी से बोलते हैं। और नेगेटिविटी -0 से -∞ तक हो सकता है। याद रखें, नेगेटिविटी लाइज बिटवीन -0 टू -∞। याद रखना, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। नेगेटिव इलास्टिसिटी कहां देखने को मिलता है? नेगेटिव मतलब क्रॉस इलास्टिसिटी अगर नेगेटिव है तो मतलब समझ लो कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या? जैसे कार पेट्रोल, पेन इंक, ठीक है, ऐसा मतलब दोनों एक साथ है तो काम है, नहीं तो नहीं। ऐसी चीजों पे नेगेटिविटी मतलब नेगेटिव रिलेशन है, और इसको हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी से मेजर करते हैं। लेकिन सब्स्टिट्यूट में उल्टा होता है। टी का प्राइस बढ़ा था, टी का प्राइस इंक्रीज हुआ था, कॉफी के डिमांड में क्या हुआ था सर? प्लीज जल्दी बोलो मुझे। टी प्राइस पहले 50 था, अभी 100 हो गया। कॉफी का दाम 70 चल रहा था, वही है अभी, लेकिन कॉफी का डिमांड इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? इंक्रीज। इंक्रीज। सो सिंपल बात है कि टी का प्राइस बढ़ा है तो कॉफी का डिमांड बढ़ गया। ऐसा आप किसी भी चीज पे कर सकते हो। अच्छा, और भी एक एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रिक कार एंड पेट्रोल कार, जो बात सुबीर ने उठाया था। पेट्रोल कार का दाम अगर बढ़ जाए तो इलेक्ट्रिक कार का डिमांड बढ़ेगा कि घटेगा? बोलो सर, बोलो। पेट्रोल का बढ़ेगा। अगर पेट्रोल कार का अगर प्राइस बढ़ जाता है तो लोग इलेक्ट्रिक कार में शिफ्ट हो जाएगा। कल अगर मार्केट में पता चलता है कि पेट्रोल कार 6 लाख का कार मार्केट में 10 लाख का दाम बोल रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक कार उसी जगह में दाम 7 लाख है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक का बहुत सेल हुआ है, ठीक है, तो डिमांड बढ़ जाता है। काफी लोग बोलेगा नहीं ठीक है यार, जरूरत में यूज करेंगे, नहीं तो यूज नहीं करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक ही लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक में खर्चा बहुत कम है, बहुत। एक टाटा का एक, कुछ कहना चाहते हो सर कोई? ऐसा लग रहा है मुझे, बोलो। ओके सर। तो ये है क्रॉस इलास्टिसिटी। तो इसमें क्या हुआ? एक का दाम बढ़ा तो दूसरे का डिमांड बढ़ा, तो रिलेशनशिप कैसा हुआ? इलेक्ट्रिक पेट्रोल कार का दाम बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक कार का दाम डिमांड बढ़ गया। हाँ, टाटा नेक्सो इलेक्ट्रिक ईवी, ये देखो 15 लाख का दाम चल रहा है। आपको और एक चीज बता दो, सरकार की तरफ से 1.5 लाख का सब्सिडी भी है, पता है आपको? अगर आप इलेक्ट्रिक कार लेते हो ना
सरकार आपको 1.5 लाख का सब्सिडी देगा। मजा नहीं कर रहा सीरियसली, मतलब ये आपका 13 लाख में आसपास में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल का अभी बहुत सारे कार आजकल आ रहे हैं, लेकिन एग्जाम्पल था। लेकिन अगर सिमिलरली नॉर्मल टाटा का अगर आप पेट्रोल कार का दाम बहुत ज्यादा हो जाए तो लोग पेट्रोल कार मतलब इलेक्ट्रिक कार में शिफ्ट हो सकता है। तो सिंपल बात है कि इस केस में पेट्रोल कार का पेट्रोल कार का प्राइस बढ़ा, इलेक्ट्रिक कार का डिमांड बढ़ा। तो रिलेशनशिप कैसा हुआ, पॉजिटिव कि नेगेटिव? बिल्कुल पॉजिटिव रिलेशन है सर। और जब भी आप देखो कि क्रॉस इलास्टिसिटी में पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, मतलब जीरो से इन्फिनिटी आ रहा है, माइनस पे नहीं आ रहा है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी कैलकुलेट करके आपको पता चला कि माइनस पे नहीं आ रहा है, प्लस पे आ रहा है, तो आप समझ जाना कि ये सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए है। पॉजिटिव इलास्टिसिटी देखने से समझ जाना, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी देखने से ही समझ जाना कि ये जरूर कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स के बीच में है। अब कैसे पता लगेगा सर, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है सर, ये सब सवाल पूछता है। If quantity demand of X increases by 5%, when the price of Y increases by 20%, Y का दाम 20% में बढ़ा, X का डिमांड 5% में बढ़ा, तो कैसे लिखोगे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ X डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ Y। ठीक है, तो कितना चेंज हुआ? 5%। ये कितना चेंज हुआ? 20%। कितना होता है? 0.25। 0.25 मतलब क्रॉस इलास्टिसिटी लेस देन 1, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, पॉजिटिव है मतलब सब्स्टिट्यूट है। बट अगर यही नेगेटिव आता, अगर यही चीज नेगेटिव आता गुड्स के बीच में, एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप पॉजिटिव है, तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है। ध्यान से बात को समझिए सर, डेफिनेटली सब्स्टिट्यूट गुड्स होगा तभी पॉजिटिविटी आ जाए। लेकिन अगर यही चीज आंसर माइनस पे होता, ठीक है, तो आपका जवाब होता अलग होता। जैसे यहाँ पर और एक क्वेश्चन था, if the quantity demand of A increases by 10% and the price of B decreases by 20%, the cross price elasticity between A and B। अब फॉर्मूला यूज करो, ये 10% में चेंज हुआ है A का दाम, A का डिमांड, और B का प्राइस 20% में चेंज हुआ है, तो 10% बाई 20% कितना होता है? बोलो सर। 0.5 तो ये भी आ रहा है 10/20, लेकिन माइनस क्यों होगा? माइनस क्यों होगा? क्योंकि रिलेशनशिप नेगेटिव है। कैसे माइनस दिया गया बोलो तो? रिलेशनशिप नेगेटिव है इसका। देखो सर ध्यान से देखना, इसका डिमांड इंक्रीज हुआ है 10%, लेकिन इसका प्राइस गिरा है, मतलब ए का प्राइस इंक्रीज, सॉरी डिमांड इंक्रीज, आई एम सॉरी, ए का डिमांड बढ़ा। मतलब अगर आप ए को इलेक्ट्रिक व्हीकल समझो और बी को पेट्रोल व्हीकल समझो, पेट्रोल कार का दाम कम हुआ है लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड बढ़ा है, तो रिलेशनशिप कैसा है? एक बड़ा दूसरा घटा, मतलब नेगेटिव रिलेशन। इसीलिए यहां पर नेगेटिव साइन दिया गया। लेकिन यहां पर देखें, इसका भी बड़ा इंक्रीज, इसका भी बड़ा, एक्स का भी डिमांड बढ़ा, एक्स का भी डिमांड इंक्रीज हुआ है, एक्स का डिमांड इंक्रीज, वाई का प्राइस इंक्रीज 20%, तो ये पॉजिटिव साइन लगेगा। आंसर जो भी हो पॉजिटिव साइन लगेगा। और यहां पर भी आंसर आपका 0.5 आ रहा है कैलकुलेट करने में, बट साइन नेगेटिव क्यों होगा? बिकॉज प्राइस और डिमांड में रिलेशनशिप नेगेटिव है। और समझ जाना, जब भी नेगेटिव है मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट काम करता है क्रॉस इलास्टिसिटी पे। सो जस्ट मुझे इतना बता दो सर, क्या आप लोगों को क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, डिमांड फोरकास्टिंग क्लियर है या नहीं? मैंने आपको बहुत सारा एग्जांपल दिया। डिमांड फोरकास्टिंग के बारे में मैंने आपको डिटेल्स में बहुत सारा चीज बताया। देखो क्या लिखा है, फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड इज आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रेडिक्टिंग द प्रोबेबल डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट
और ए सर्विस एट सम फ्यूचर डेट्स। फ्यूचर में शेयर का दाम क्या होगा, फ्यूचर में इकोनॉमी किधर जाएगा, फ्यूचर में किस चीज का बिजनेस हो सकता है, फ्यूचर में रियल एस्टेट का वैल्यू क्या हो सकता है। ये जो समझ गया सर, जो इकोनॉमिक्स को समझ गया, जो नहीं समझा वो पीछे रह जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये है डिमांड फोरकास्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन पास्ट बिहेवियर, पैटर्न ऑफ सम रिलेटेड इवेंट्स एंड प्रिवेलिंग ट्रेंड्स इन द प्रेजेंट। मतलब कभी अभी क्या ट्रेंड चल रहा है। द कॉमनली अवेलेबल टेक्निक ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग आर सर्वे ऑफ बायर्स। बायर क्या करना चाहता है, मतलब देखो खरीदार का सोच क्या है, इंटेंशंस क्या है, कलेक्टिव ओपिनियन मेथड क्या है, एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है, बैरोमेट्रिक मेथड, ठीक है, स्टैटिस्टिकल मेथड, मतलब वेदर फोरकास्ट करो, इकोनॉमिकल फोरकास्ट करो, स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करो, ट्रेंड प्रोजेक्शन करो, ग्राफिकल मेथड देखो, रिग्रेशन एनालिसिस। अब स्टैटिस्टिक्स में आप लोग करते हो ना, लीस्ट स्क्वायर, चाई स्क्वायर, हाँ, रिग्रेशन एनालिसिस, मार्केट स्टडीज। ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स इसीलिए पढ़ाया जाता है आप लोगों को। ये जो मीन मीडियन मोड, डिस्पर्सन, स्टैंडर्ड डेविएशंस, ये सब इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप इकोनॉमिक्स को एनालिसिस कर पाओ। इकोनॉमिक्स को एनालिसिस करने के लिए स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है आप लोगों का, और बहुत वाइटल सब्जेक्ट है। इवन स्टॉक मार्केट में भी मुझे पढ़ाने के टाइम पे स्टैटिस्टिक्स पढ़ाना पड़ता है, लेकिन हर कोई एक ही बात करता है, सर बचपन में समझ में नहीं आया था कि इतना यूज वाला सब्जेक्ट है। जो भी हो, मुझे लगता है कि आज का क्लास इतना ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में आपको यूटिलिटी या कंज्यूमर बिहेवियर से स्टार्ट करूंगा, तो यूटिलिटी से बात करना चाहिए। डिमांड के बारे में मैंने काफी डिस्कशन किया, अब धीरे धीरे मैं यूटिलिटी पे बात करूंगा और उस रिलेटेड ग्राफ में बात करूंगा। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर पे। ठीक है, ओके, बोलो सर। असीमा, दीपान, रवि, सुबीर, क्लियर है ना सर आप लोगों को? बोलो जरा। यस सर। ठीक है सर, ठीक है, रिवाइज करते रहो। ठीक है, जिसके पास बैकअप लेक्चर्स है वो और भी बाकी क्लासेस भी देख लो। ठीक है, ओके सर। अच्छा, आप लोग 31 को क्लास करोगे सर? 31 सुबह बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का क्लास करोगे आप लोग, जिन लोग का अकाउंट्स है? रवि का वो आ अकाउंट तो गया, नहीं है। हाँ हाँ बोलो। एडमिट आ गया सर। एडमिट आ गया ना? हाँ, तुमको अभी क्लास नहीं करना, तुमको बस एग्जाम देना है। सुबीर, असीमा को पूछ रहा हूँ, 31 को बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का क्लास करोगे आप लोग?